आप सभी का स्वागत है हिंदी नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 511। जब अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने स्नान कर लिया और अपने कपड़े पहन लिए तो लगभग दोपहर हो चुकी थी, इसलिए सभी लोग निर्जन द्वीप की ओर चल पड़े। तट से नाव द्वारा आप आधे घंटे में निर्जन द्वीप तक पहुंच सकते हैं। ये निर्जन द्वीप दूर से बेहद खूबसूरत लगता है। समुद्र तट पर ढेरों नारियल के पेड़ हैं और द्वीप का 90% हिस्सा हरे भरे पौधों से ढका हुआ है। निर्जन द्वीप होने के कारण यहाँ का समुद्र तट ज्यादा साफ और सुंदर लगता है। अर्जुन सक्सेना और अन्य लोगों के आने के बाद उनके द्वारा लाई गई चीजों को हटाने की जिम्मेदारी उन लोगों पर आ गई। सामग्री तैयार है और एक बड़ा डिब्बा जमे हुए समुद्री भोजन से भरा है। ढक्कन खोलने पर अंदर के बर्फ के टुकड़े पिघले नहीं हैं। राजेश कुमार और उनकी पत्नी जू जेनफेंग उस समय दंग रह गए जब उन्होंने समुद्री भोजन से भरा ये बड़ा डिब्बा देखा। इतना सारा ताज़ा समुद्री भोजन, क्या ये कल का बचा हुआ है? राजेश कुमार ने पूछा। पिताजी, सक्सेना ने सिर हिलाया। हाँ, क्या मैंने तुम्हें कल वीडियो नहीं दिखाया था? राजेश कुमार ने कहा। वीडियो में वजन का अंदाजा नहीं हो रहा, ये बड़ा डिब्बा बहुत ज्यादा है। अर्जुन सक्सेना, कल आपने बहुत ज्यादा पकड़ा था। तुम्हारे पापा ने मुझे पहले ही बता दिया है कि तुम मछली पकड़ने में बहुत अच्छे हो। मैं आज अपने साथ एक मछली पकड़ने वाली छड़ी लाया हूँ। सोचा कि तुमसे सलाह लूँ, तुम मुझे बाद में सिखा सकते हो। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं अंकल झांग, ये चीजें पर्याप्त होंगी, लेकिन हम सामग्री तैयार करते समय कुछ ताज़ा चीजें पकड़ने के लिए मछली पकड़ने भी जा सकते हैं। सुनील सक्सेना को डर था कि अर्जुन सक्सेना आज व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने जल्दी से कहा, अर्जुन सक्सेना, तो आप लाओ झांग को थोड़ी देर के लिए मछली पकड़ने के लिए ले जाएं। हम यहाँ तैयारी का काम कर रहे हैं। मैं आग जलाने के लिए जिम्मेदार हूँ। आपकी माँ और अन्य लोग सामग्री को संसाधित करने और उन्हें सीवन करने के लिए जिम्मेदार हैं। इन सभी तैयारियों के पूरा होने के बाद मैं आपको बुलाऊंगा। आपको अभी भी खुद को ग्रिल करना है। आपकी शिल्प कौशल सबसे अच्छी है। पापा सक्सेना ने यह भी कहा, बूढ़े झांग, अगर तुम मछली पकड़ने के लिए पूछना चाहते हो तो हमारे रसोइये को नहीं ले जा सकते। हमारे यहाँ जो मछली पकती है वह निश्चित रूप से लैंगलांग की मछली जितनी अच्छी नहीं होती। राजेश कुमार असहाय दिखे और बोले, ठीक है दोनों भाइयों, मुझे पता है, मैं थोड़ी देर के लिए अर्जुन सक्सेना को उधार ले लूंगा और जब आप शुरू करेंगे तो हम बाद में वापस आएंगे। इतना कहकर उन्होंने उस समय का भरपूर आनंद लिया और अर्जुन सक्सेना को सीधे वहां से ले गए। जू जेनफांग ने अपने पति की तरफ देखा, सिर हिलाया और बगल में बैठी अनीता सक्सेना से बोली, बहन जिंग, देखो मेरा बूढ़ा झांक कितना बूढ़ा हो गया है। वो तो बिल्कुल बच्चे जैसा है, तुम्हारे अर्जुन सक्सेना के पीछे भाग रहा है। मुझे लगता है अर्जुन सक्सेना तो उनसे कहीं ज्यादा समझदार है। अनीता सक्सेना मुस्कुराई और बोली, मर्द ऐसे ही होते हैं। तुमने कल देखा नहीं, मेरा बूढ़ा किन अभी भी अपने बेटे के साथ मछली पकड़ने की प्रतियोगिता के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था, पर उसने बस 2 मछलियां ही पकड़ी। अपने बेटे को इतना ताकतवर देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस हार मान ली और मैं बिल्कुल भी बाप जैसा नहीं दिखता। जू जेनफांग मुस्कुराई और बोली, ऐसा इसलिए नहीं है कि आपका बेटा कमाल का है। बहन जिंग, मैंने लांगलांग के बारे में सुना है। मेरे परिवार के राजेश कुमार हाल ही में लांगलांग के बारे में बात कर रहे हैं और जब वो ये बात कहते हैं तो हर तरह की तारीफ होती है। आज मैंने आपके परिवार लांगलांग को देखा और मुझे एहसास हुआ कि लाओ झांग ने जो कहा वह बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं थी। आपका परिवार लांगलांग वाकई बड़ा हो गया है और बहुत सक्षम है। अब आप और भाई किन खुशी का आनंद ले सकते हैं। अनीता सक्सेना मन ही मन खुश तो हुई, लेकिन फिर भी विनम्रता से बोली, अभी खुशी की बात कैसे सोचूं। अर्जुन और मैं तो बस 50 के आसपास ही हैं, रिटायरमेंट की उम्र भी नहीं है और हमारे दोनों बच्चे मुंबई में हैं। जिंदगी भी बहुत मुश्किल है। हम बुजुर्ग दंपत्ति फिर भी गुजारा कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को इतनी जल्दी नीचे नहीं धकेलना चाहते। जू जेनफांग ने कहा, बहन जिंग, आपका लांगलांग एक अच्छा और संस्कारी बच्चा है। आप और भाई किन भाग्यशाली हैं। लाओ झांग ने मुझे बताया कि लांगलांग अब बहुत शक्तिशाली है। उसने खुद कई कंपनियां खोली हैं और उसने बहुत पैसा कमाया है।
कम पैसे। अर्जुन अभी तीसरे साल में है। ग्रेजुएशन के बाद वह अपने काम पर ध्यान देगा और ज़रूर बेहतर होता जाएगा। देखो, उसने अब अपनी ज़िंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलें सुलझा ली हैं और तुम्हारे लिए 3 बच्चों के पोते पोतियों को वापस ले आया है। हमें तुम और भाई किन जैसे जोड़े से सचमुच जलन होती है। अपने सबसे बड़े पोते पोतियों के बारे में बात करते हुए अनीता सक्सेना खुशी से मुस्कुराईं। यह एक प्रकार का आशीर्वाद है, लेकिन क्या इसे पाना संभव है? महिलाएं सामग्री तैयार करते समय बातें कर रही थीं और तीनों छोटे बच्चों को उनके बगल में चटाई पर बिठाया गया था। पहले तो तीनों बच्चों ने रेत से खूब खेला। बाद में जब उन्होंने देखा कि उनकी माँ और दादी वहां व्यस्त हैं, तो वे शांत नहीं बैठ सके और एक एक करके उनकी ओर रेंगने लगे। बड़े लोग काम कर रहे हैं और छोटे बच्चों को भी मदद करनी होगी। आरव सबसे साहसी था और उसने सुबह सुबह छोटे केकड़े का घोंसला खोदने की हिम्मत की और अब उसने साहपूर्वक ऑक्टोपस की ओर अपना छोटा सा हाथ भी बढ़ाया। फिसलन भरा ऑक्टोपस उसकी हथेली में से तेजी से निकल गया और छोटे लड़के ने जल्दी से उसे पकड़ लिया तथा ऑक्टोपस से हाथ मिलाने पर जोर दिया। केशन आज्ञाकारी ढंग से अनन्या शर्मा के पास रेंग कर गई और उसकी पीठ पर बैठकर उसे सामग्री संभालते हुए देखने लगी। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और बीच बीच में कुछ शब्द बुदबुदाए। हालांकि अनन्या शर्मा अपनी बेटी की बात समझ नहीं पाई, लेकिन उस नन्ही बच्ची ने जोश से कहा। आन्या अपनी दादी के पास बैठी अनीता सक्सेना को झींगे संभालते हुए देख रही थी। छोटे बच्चे ने हिचकिचाते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाए। ये सारे झींगे ताज़े थे। छोटे बच्चे का हाथ झींगे पर पड़ा ही था कि झींगे अचानक उछल पड़े। आन्या अचंभित हो गई और ऐसा लग रहा था कि वह रोने वाली है, लेकिन उसके बगल में बैठे वयस्क उसे देखकर खुश थे। जब छोटे लड़के ने बड़े लड़के की हंसी सुनी तो उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया और वह भी खिलखिलाकर हंसने लगा। फिर उसने भी जानबूझकर झींगे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया और जब उसने झींगे को उछलते हुए देखा तो उसने बड़े आदमी की ओर मुस्कुरा कर देखा। जाहिर है कि वह इसे एक मजेदार खेल के रूप में ले रही थी। समुद्र के किनारे अर्जुन सक्सेना की शिक्षा सुनने के बाद राजेश कुमार ने बार बार सिर हिलाया। तस्क अर्जुन सक्सेना, आपने जो कहा उसे सुनने के बाद मुझे लगता है कि मछली पकड़ने के मेरे सभी साल व्यर्थ गए हैं। बेशक मछली पकड़ना अभी भी कुशलता का काम है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन मछली पकड़ने की प्रतियोगिताओं में पेशेवर खिलाड़ी मिनटों में मछली पकड़ लेते हैं। हम आमतौर पर नदी के किनारे कई घंटे बैठते हैं और बड़ी मछली पकड़ना मुश्किल होता है। पता चला कि इसके बहुत सारे तरीके हैं। कई तरीके हैं। यह अफसोस की बात है कि आज समय सीमित है, अन्यथा मुझे आपको कुछ घंटे गंवाकर बहुत कुछ पढ़ते हुए देखना पड़ता। अभी अभी बोलना समाप्त किया। सू योंगचे, आप पहले से ही अर्जुन सक्सेना को बुला रहे हैं। अर्जुन सक्सेना, आग लग चुकी है, तुम आकर मछली पका सकते हो। अर्जुन सक्सेना और राजेश कुमार भीड़ में वापस आए और एक जीवंत बारबेक्यू डिनर शुरू किया। छोटे बच्चे बिना किसी मसाले के झींगा और मछली खा सकते हैं। अर्जुन सक्सेना उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बच्चों को खिलाते हैं। दोपहर के भोजन के बाद समुद्र अचानक काले बादलों से ढक गया और बारिश होने वाली थी। खुशकिस्मती से सभी तैयार हैं। यहाँ सान्या में मौसम हमेशा बदलता रहता है, इसलिए वे रोज बाहर जाते समय एक छतरी साथ लेकर जाते हैं। जब बारिश नहीं होती तो वे धूप से बच सकते हैं। इसे छतरी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मौसम में अचानक बदलाव के कारण बड़े लोग दोपहर के भोजन के बाद घर चले गए। राजेश कुमार ने मछली पकड़ने के बारे में बहुत कुछ सीखा और खुशी खुशी लौट आए। शाम को अर्जुन के पिता अनीता सक्सेना और उनकी पत्नी बच्चों को बहुत जल्दी ले गए, जबकि अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा बिस्तर पर लेटे हुए बातें कर रहे थे। इस बार जब मैं बाहर आई तो मुझे वाकई अभूतपूर्व सुकून का एहसास हुआ। घर पर 3 आंटियां हैं और हम दोनों रात में बच्चों की देखभाल करती हैं। अब जब माता पिता आ गए हैं तो वे न सिर्फ दिन में बच्चों के साथ खेलते हैं, बल्कि रात में भी उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। सो जाओ, अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन सक्सेना ने कहा, माँ बाप चाहते हैं कि हम दोनों की छुट्टियाँ अच्छी गुजरें। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसका मतलब है कि वे कामयाब रहे हैं। अनन्या शर्मा आराम से बिस्तर पर लौटते हुए बोली, यह एहसास वाकई सुकून देने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्भवती होने के बाद से मैंने लंबे समय से इतना सुकून महसूस नहीं किया है। अर्जुन सक्सेना ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए उसकी ओर देखा।
बच्चों को उनके माता पिता अपने साथ लाते हैं। वे वाकई ज़्यादा आराम से रहते हैं और दो लोगों के लिए काफ़ी जगह होती है। हालांकि अर्जुन सक्सेना को लगता है कि उन्हें उन दिनों की आदत हो गई है जब बच्चे उनके पास होते हैं। रात में सिर्फ वे और उनकी पत्नी ही होते हैं। ये थोड़ा असहज होता है। अब आदत हो गई है। रात के 11 बजे विला शांत हो गया और सभी लोग सो गए। अनीता सक्सेना के साथ सो रहा आरव अचानक फूट फूट कर रोने लगा। अनीता सक्सेना ने तुरंत बेडसाइड लैंप जलाया और अपने सबसे बड़े पोते को देखने चली गईं। बूढ़े किन, जल्दी उठो, आरव ठीक नहीं लग रहा है। जब पिताजी सक्सेना ने यह सुना तो ई गुल्लू बिना जूते पहने बिस्तर से उठकर पालने की ओर दौड़ी। क्या हुआ? किन डैड ने पूछा। अनीता सक्सेना ने एक हाथ आरव के माथे पर और दूसरा हाथ अपने माथे पर रखते हुए भौहें चढ़ाते हुए कहा, ओह, लगता है आरव को बुखार है। पापा सक्सेना ने गौर से देखा। आरव का नन्हा सा चेहरा लाल था और माथा गर्म था। वह बहुत बेचैन लग रहा था और नींद में रो रहा था। सक्सेना के पिता और माँ थोड़े घबरा गए। अर्जुन के पिता एक दो बार आगे पीछे घूमे और बोले, ये ठीक नहीं है, मुझे अस्पताल जाकर देखना होगा। इतने छोटे बच्चे को बुखार आना कोई मजाक नहीं है। इससे निमोनिया और मेनिंजाइटिस जैसी समस्याएं आसानी से हो सकती हैं। अर्जुन के पिता ने कहा कि वह कपड़े पहनने के लिए दौड़ा। अनीता सक्सेना ने कहा, चिंता मत करो, पहले लांग और अनन्या को बुलाओ, वास्तव में अस्पताल जाना है, हम दोनों में से कोई भी इसे संभाल नहीं सकता। पिताजी सक्सेना तीसरी मंजिल पर गए और मास्टर बेडरूम का दरवाजा खटखटाया। अर्जुन सक्सेना उठा और दरवाज़ा खोलकर आंखें मलते हुए बोला, पापा। क्या हुआ? पापा सक्सेना ने चिंतित होकर कहा, लांग, नीचे जाकर देखो, आरव को बुखार है। आरव को बुखार है। अनन्या शर्मा, जिन्होंने अभी अभी पजामा पहना था, नंगे पैर दौड़ पड़ीं। अर्जुन सक्सेना ने अपनी पत्नी की ओर देखा और कहा, मैं पहले नीचे जाऊंगा। अनन्या, अपने जूते पहनो और फिर नीचे आओ। अनन्या शर्मा ने अपने नंगे पैरों की ओर देखा, भौहें सिकुड़ी और सिर हिलाया। जल्द ही चारों नीचे वाले कमरे में इकट्ठा हो गए। आरव अब जाग चुका था और अनन्या शर्मा की बाहों में सिसक रहा था। अर्जुन सक्सेना ने उस छोटे बच्चे का तापमान मापने के लिए बगल का थर्मामीटर लिया। उन्होंने अभी अभी थर्मामीटर इस्तेमाल किया था जिसका तापमान 38 डिग्री 4 था, लेकिन थर्मामीटर ज़रूरी नहीं कि सटीक हो और बगल का थर्मामीटर ज़्यादा सटीक था। पापा सक्सेना ने भौहें चढ़ाकर कहा, जब सब ठीक है तो मुझे बुखार कैसे हो गया? साफ है कि कल सब ठीक हो जाएगा। अर्जुन सक्सेना बोला, पापा मम्मी, पहले तो आप परेशान हो रहे हैं। आज जब आप बाहर गए थे तो समुद्री हवा चल रही होगी और दोपहर में जब आप वापस आए तो बारिश हो रही थी, इसलिए मुझे थोड़ी सर्दी लग गई। माँ बोली, लांग, अब क्या करें? आरव का तापमान 38 डिग्री से ज़्यादा है, हमें अस्पताल जाना होगा। अनन्या शर्मा ने बेटे को गोद में लेकर दिलासा देते हुए कहा, माँ रुको, दवा के डिब्बे में एंटीपायरेटिक पैच और एंटीपायरेटिक दवाइयाँ हैं, पहले शरीर का तापमान देखते हैं। अगर 38.5 से ज़्यादा हुआ तो आरव को एंटीपायरेटिक दवा खिला देंगे, अगर ज़्यादा नहीं हुआ तो बस पहले एंटीपायरेटिक पैच लगा लो, अगर बाद में बुखार नहीं उतरा तो बाद में अस्पताल चलेंगे। अर्जुन सक्सेना ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अनन्या सही कह रही है, आरव की तबीयत अभी ठीक नहीं है और इस समय उसे अस्पताल ले जाने से रास्ते में ऐंठन होना स्वाभाविक है। सक्सेना के माता पिता ने जब उनकी बातें सुनी तो वे और भी चिंतित हो गए। मुझे नहीं पता आन्या और रिया कैसी हैं। अर्जुन, क्यों न मैं अपने सास ससुर के पास जाकर देख लूं? माँ ने कहा। आरव बस सो गया और उसे असहज महसूस हुआ और अचानक रो पड़ा। वरना न तो तुम्हारे पापा को और न ही मुझे बच्चे को असहज महसूस हुआ और हमें नहीं पता कि आन्या और रिया को असहजता हुई या नहीं। माँ बातें कर ही रही थी कि अनीता सक्सेना अचानक दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गईं। उसने पजामा पहना हुआ था और पूछा, क्या हुआ? अनन्या शर्मा ने उसकी तरफ देखा और कहा, आरव को बुखार है। बुखार है। अनीता सक्सेना तुरंत आई और बच्चे का माथा टटोला। बुखार बहुत ज़्यादा था। तुम्हें बुखार कैसे हुआ? अनीता सक्सेना ने पूछा। अर्जुन सक्सेना ने वही दोहराया जो उसने अभी कहा था और बगल में बैठी माँ बोली, माँ, मैं तो बस आपके घर जाकर देखना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि आन्या और रिया को कुछ काम है या नहीं। अनीता सक्सेना ने कहा, अभी अभी बाहर हलचल सुनाई दी तो मैं उठकर देखने आई। जब मैं बाहर आई तो आन्या और रिया दोनों अच्छी नींद सो रही थीं, लेकिन मैंने उनके माथे पर हाथ नहीं लगाया।
टेम्परेचर गन कहाँ है? मुझे दे दो, मैं वापस कर देती हूँ। कमरे में उनका टेम्परेचर ले लो। अनीता सक्सेना थर्मामीटर लेकर बेडरूम में लौटी और रिया और आन्या के शरीर का तापमान मापा। दोनों नन्ही बच्चियों का शरीर का तापमान सामान्य था और वे बिना किसी परेशानी के चैन की नींद सो रही थीं। अनीता सक्सेना ने कुछ और परीक्षण किए और आश्वस्त थीं कि सब ठीक है, इसलिए उन्होंने सुनील सक्सेना को जगाया और उन्हें कमरे में आन्या और रिया की स्थिति पर ध्यान देने के लिए कहा, जबकि वह आरव के पास वापस आ गईं। आन्या और रिया ठीक हैं, दोनों छोटे बच्चे अच्छी तरह सोए। अनीता सक्सेना की बातें सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। यदि तीनों एक ही समय में असहज हों तो ये बहुत बुरी बात है। अर्जुन सक्सेना ने समय देखा और आरव की बांह के नीचे से थर्मामीटर निकाला। 38.2। ये तापमान ठीक है, ज्वरनाशक दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। आरव पर बुखार कम करने वाला स्टिकर लगा दो और आधे घंटे बाद फिर से जांच करो। अगर तापमान कम हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता तो मैं बच्चे को अस्पताल ले जाऊंगा। फिर मैं थोड़ा गर्म पानी लाऊंगी, उसमें थोड़ी शराब मिलाऊंगी, आरव का शरीर पोंछूंगी और फिजिकल कूलन करूंगी, माँ ने कहा और बाथरूम में चली गईं। अनीता सक्सेना अब अपनी बेटी के पास खड़ी हैं और आरव को परेशान भाव से देख रही हैं। माता पिता को सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि उनके बच्चे असहज हो जाएं, खासकर अगर उन्हें अचानक बुखार आ जाए। बच्चे बड़ों जैसे नहीं होते। बड़ों का बुखार तो बस प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा वायरस को मारने का एक तरीका है, लेकिन बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं और तेज़ बुखार कई जटिलताएं पैदा कर सकता है। अगले आधे घंटे तक कमरे से कोई बाहर नहीं निकला। अनीता सक्सेना और माँ बारी बारी से आरव के शरीर, हाथ और हथेलियों को पोंछती रहीं। अनन्या शर्मा अपनी माँ से सटकर बच्ची के पास लेटी हुई थी। वह असहज बच्चा दूसरों से गले मिलना नहीं चाहता था, इसलिए वह केवल अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना से ही चिपका रहा। आधे घंटे बाद अर्जुन सक्सेना ने आरव का तापमान फिर से मापा। 5 मिनट के इंतजार के दौरान सभी वयस्क घबराहट और बेचैनी से भरे हुए थे। जब अर्जुन सक्सेना ने आरव की बगल से थर्मामीटर निकाला तो अर्जुन के पिता अनीता सक्सेना और अनीता सक्सेना वहां आ गए और बिस्तर पर लेटी अनन्या शर्मा ने भी उनकी ओर देखा। कैसा चल रहा है? क्या बुखार उतर गया है? अर्जुन सक्सेना ने थर्मामीटर देखा और कहा, थोड़ा पीछे जाओ, 37.7, बुखार कम है और थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। जब माँ ने ये सुना तो उन्होंने एक हाथ से अपनी छाती ढक ली और राहत की सांस ली। शुक्र है, बुखार धीरे धीरे कम हो गया है, वरना आज रात हमारे पूरे परिवार को अस्पताल जाना पड़ता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरे बेचारे पोते को कितनी तकलीफ हो रही है। अच्छा हुआ बुखार उतर गया, बुखार तो चढ़ता ही रहता है, छोटा बच्चा बहुत बेचैन हो रहा होगा। अनीता सक्सेना ने भी आरव को परेशान भाव से देखा। अर्जुन सक्सेना ने समय देखा, 12 बज चुके थे, इसलिए उसने अनीता सक्सेना से कहा, मम्मी, पहले अपने कमरे में जाकर सो जाओ, अनन्या और मैं यहीं हैं, आन्या और रिया अभी भी तुम्हारे साथ हैं। पापा के साथ कमरे में देर हो रही है, तुम पहले सो जाओ। यद्यपि अनीता सक्सेना को अपने सबसे बड़े पोते के लिए थोड़ी व्यथा महसूस हुई, लेकिन वह जानती थी कि लोगों का यहाँ इकट्ठा होना बेकार है और वह बच्चों को कुछ भी साझा करने में मदद नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो मैं पहले कमरे में वापस जाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे पिताजी को बताने के लिए। तुम्हारे पिताजी जानते हैं कि आरव असहज है और वह अपने दिल में चिंतित हैं। शाम को अगर आरव को फिर से बुखार हो जाए तो तुम जाकर अपने पापा और मुझे बुला लेना, हम दोनों साथ में अस्पताल चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, माँ, पहले आप सो जाए, अनन्या शर्मा ने कहा। अनीता सक्सेना के वापस जाने के बाद अर्जुन सक्सेना ने सक्सेना के पिता और माँ से कहा, पापा, माँ, आप भी आराम करो। अनन्या और मैं आरव को ऊपर सुलाने ले गए हैं। आज छोटे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है। माँ ने कहा, लांग लांग, क्यों न मैं तुम्हारे साथ ऊपर जाकर बच्चों की देखभाल करूं। हालांकि अब बुखार थोड़ा कम हो गया है, लेकिन रात के 1 या 2 बजे बार बार बुखार आना सबसे आसान है। फिर आपको थोड़ी देर के लिए अपने बच्चे के शरीर के तापमान पर ध्यान देना होगा और यदि तापमान बढ़ जाता है तो आपको पहले की तरह ही शारीरिक शीतलन करना होगा। अर्जुन सक्सेना ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ फेरा। मुझे पता है माँ, आप अपने पापा की चिंता मत करो, अनन्या और मैं आरव का ख्याल रखेंगे। आप जल्दी सो जाओ, आप अभी भी अपने आप को जवान समझते हो, रात में ज़्यादातर देर तक जागते हो, कल नहीं उठ सकते। और हम सिर्फ आरव नहीं हैं, आन्या और रिया अभी भी सो रही हैं।
अगर तुम कल नहीं उठ पाए तो उनका ख्याल कौन रखेगा? दो छोटी पोतियों के बारे में सोचते हुए अनीता सक्सेना ने सिर हिलाया। छोटे बच्चे को ऊपर मास्टर बेडरूम में ले जाते हुए अनन्या शर्मा ने अपने बेटे की ओर देखा जो अंततः सो गया था। उसकी आंखें परेशानी से भरी हुई थीं। अर्जुन सक्सेना ने पास आकर अपनी पत्नी के कंधों पर हाथ रखा और उसकी पीठ को सांत्वना देते हुए कहा, ठीक है अनन्या, आरव को बस सर्दी जुकाम है, कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा चिंता मत करो। अनन्या शर्मा ने सिर उठाया और लाल आंखों से कहा, मैं बस परेशान हूँ। अगर मुझे पता होता कि मैं रात में ये शब्द नहीं बोलूंगी तो मैं बच्चों को परेशान करने के बजाय रोज उनकी देखभाल करती। अर्जुन सक्सेना हल्के से मुस्कुराए, अपनी पत्नी की नाक के सिरे को छुआ और बोले, मूर्ख, अगर हम अपने बच्चों को रोज भी साथ लाएं तो भी छोटे बच्चे को तकलीफ हो सकती है। ये सामान्य बात है। हमारे वयस्कों की तरह जो कभी कभी वर्ष में 2 बार बीमार पड़ते हैं, शिशुओं का शरीर भी कमजोर होता है और उनके लिए कभी कभी असहज होना सामान्य बात है। इस बारे में इतना मत सोचो। अभी जब आरव सो रहा है तो तुम भी थोड़ी देर आराम कर सकती हो और 1-2 बजे बाद शरीर का तापमान फिर से बढ़ सकता है। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया, लेकिन वास्तव में उनमें से कोई भी सोया नहीं था। कमरे में बेडसाइड लैंप जल रहा था और वे दोनों अंधेरे में अपने बेटे को देख रहे थे। अर्जुन सक्सेना हर आधे घंटे में अपने बेटे का तापमान लेने के लिए उठते थे। 2 बजे के बाद बच्चे के शरीर का तापमान सचमुच फिर से बढ़ गया। यह 38 डिग्री से ज्यादा हो गया। गर्म पानी में अल्कोहल मिलाकर बच्चे के शरीर को पोंछा गया और आधे घंटे से ज्यादा समय तक करवटें बदली गईं, जब बच्चा आखिरकार पूरी तरह से ठीक हो गया। रात के दूसरे पहर में अनन्या शर्मा तो बर्दाश्त नहीं कर पाईं और थोड़ी देर के लिए झपकी ले लीं, लेकिन अर्जुन सक्सेना तो पूरी रात सो ही नहीं पाए। वे हर आधे घंटे में अपने बेटे का तापमान लेते रहे। भले ही रात के दूसरे पहर में बुखार उतर गया हो, फिर भी वे जिद करते रहे। आधी रात को जब बुखार उतर गया तो छोटा लड़का थक गया और अगले दिन सुबह 10 बजे तक सोता रहा। अर्जुन सक्सेना सुबह 2 घंटे से ज्यादा सोए थे और अब उनकी नींद खुल चुकी थी। जब उनका बेटा उठा तो उन्होंने अपने बेटे को खाने के लिए दलिया ला कर दिया। बीमार आरव को भूख भी कम लगती थी, इसलिए कुछ ही कौर खाने के बाद उसने अपना मुंह खोलना बंद कर दिया। अनन्या शर्मा हर कदम पर अपने बेटे की देखभाल कर रही थीं। अनन्या और रिया बच्चों के खेल के मैदान में खेल रही थीं। अनन्या शर्मा अपने बेटे को गले लगाकर बगल वाले सोफे पर बैठ गईं। खिसियाहट। आन्या छोटे लकड़ी के घोड़े पर लेटी हुई आरव पर चिल्लाए। आज सुबह जब दोनों लड़कियां उठी तो उन्होंने अपने भाई को नहीं देखा और छोटी बच्चियों को हमेशा यह अजीब लगा। आन्या गुमसुम थी, जबकि रिया उसे ढूंढने के लिए हर जगह भटक रही थी। बेशक बड़े लोग जानते थे कि वे दोनों अपने बड़े भाई को ढूंढ रहे हैं, लेकिन आरव को अब सर्दी लग गई थी और वह दोनों छोटी बहनों के पास नहीं जा सकता था। बच्चों का प्रतिरोध अपेक्षाकृत कमजोर था, तो इस समय अनन्या शर्मा आरव को गोद में लेकर दूर बैठी हुई थी। अपनी बहन की आवाज सुनकर आरव ने उधर बच्चों के खेल के मैदान की ओर देखा और देखा कि 2 छोटी बहनें वहां लकड़ी के घोड़े पर खेल रही थीं। आरव ने अपने छोटे पैरों को लात मारी, जैसे वह अपनी मां की बाहों से फिसलना चाहता हो, बहनों के पास खेलने के लिए चढ़ जाना चाहता हो। लेकिन 2 बार लात मारने के बाद उसका सिर झुक गया। भूल जाए, आज उसमें सचमुच कोई ऊर्जा नहीं थी। उसका छोटा सा सिर थोड़ा झुका हुआ था और वह मन की शांति के साथ अपनी मां की गोद में लेटा हुआ था। जब अन्या और रिया ने देखा कि उनका भाई नहीं आया तो उन्होंने चिंतित होकर हाथ हिलाया। आरव को अनन्या शर्मा की बाहों में लेटा देख रिया ने फर्श की ओर इशारा किया और अनीता सक्सेना पर चिल्लाई, मम्मा ऊं ऊं। अनीता सक्सेना जानती थी कि छोटा लड़का अनन्या शर्मा के पास जाकर आरव को ढूंढना चाहता है। अनीता सक्सेना ने उसका शरीर पकड़ लिया और कहा कि जिन, चलो आज मेरे भाई को देखने नहीं जाते, ठीक है? मेरे भाई को जुकाम हो गया है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं आज तुम दोनों के साथ नहीं खेल सकती और तुम मेरे भाई के ज्यादा पास भी नहीं रह सकते। तुम्हें जुकाम हो जाएगा, तुम भी अपने भाई की तरह बहुत बेचैन हो जाओगे। दोनों नन्हे बच्चे अनजान बनकर सुन रहे थे। हालांकि उन्हें सर्दी जुकाम का मतलब नहीं पता था, फिर भी 3 जुड़वा होने के नाते वे इस समय अपने भाई की बेचैनी भरी मनस्थिति को समझ पा रहे थे। तो दोनों छोटे लड़कों ने खेलना बंद कर दिया, वहीं आरव को देखते रहे और चिल्लाते रहे, खिलखिलाओ। छोटी बहनों की आवाज सुनकर आरव ने आखिरकार धीरे से अपना सिर उठाया। हालांकि वह अभी भी थोड़ा कमजोर लग रहा था, फिर भी उसने दोनों छोटी बहनों को देखकर मुस्कुराने की पूरी कोशिश की।
बाकी दिन आन्या और रिया अपने भाई के साथ दूर से ही रहीं और उन खिलौनों से खेलती रहीं जिनसे मेरा भाई आमतौर पर खेलना पसंद करता है। उन्होंने मेरे भाई के साथ खास तौर पर खेला। 29 तारीख को आरव की सर्दी पूरी तरह से ठीक हो गई, लेकिन कुछ समय तक बीमार रहने के बाद छोटा लड़का पहले की तरह जीवंत नहीं दिखता। यह अभी भी थोड़ा असुविधाजनक हो सकता है, इसलिए अर्जुन सक्सेना ने पिछले 2 दिनों की सभी यात्रा योजनाएं रद्द कर दी हैं। बच्चे असहज महसूस करते हैं और वयस्क खेलने के मूड में नहीं होते। लेकिन आरव आज काफ़ी बेहतर लग रहा था। अनीता सक्सेना और मां ने अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा, जो दिन भर घर पर ही थे, और उन्होंने फिर चुपके से इस बारे में बात की। अर्जुन सक्सेना, अनन्या, मुझे लगता है कि आरव आज काफ़ी बेहतर हालत में है। हमें हर समय घर पर रहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दिन पहले हम खेलने के लिए बहुत थक गए थे। हम में से कुछ बुजुर्ग घर पर आराम कर रहे हैं। वैसे बच्चों का ध्यान रखना। तुम और अनन्या, चलो बाहर जाकर खेलते हैं, अनीता सक्सेना ने कहा। अनीता सक्सेना ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, हाँ अर्जुन, तुम बच्चे आखिरकार खेलने निकल ही आए। इतनी दूर भागकर तुम हर समय विला में तो नहीं रह सकते। तुम अनन्या को खेलने ले जाओ, बच्चों में हम भी कुछ हैं। अपना ख्याल रखना। अनन्या शर्मा ने आरव की स्थिति को ध्यान में रखा और वास्तव में खेलने के लिए बाहर जाने के मूड में नहीं थी, लेकिन अर्जुन सक्सेना को पता था कि उसके माता पिता उनके बारे में सोच रहे हैं। पूरे परिवार को घर पर रखने के बजाय उसके लिए अपनी पत्नी को खेलने के लिए बाहर ले जाना बेहतर है, जिससे उसकी पत्नी को अच्छा महसूस हो सकता है और दोनों तरफ के माता पिता सहज महसूस कर सकते हैं। अनन्या, चलो बाहर जाकर खेलते हैं। आरव आज काफ़ी बेहतर लग रहा है। घर पर हमारे माता पिता हैं जो उनकी देखभाल करेंगे, इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अर्जुन सक्सेना की बातें सुनकर अनन्या शर्मा को अपने माता पिता की उम्मीदों का ख्याल आया, इसलिए उसने सिर हिला दिया। लेकिन बाहर जाने के बाद अनन्या शर्मा थोड़ा अनुपस्थित हो गई है। अर्जुन सक्सेना ने गाड़ी चलाते समय उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, ये ठीक है अनन्या, आरव का शरीर पहले से ही ठीक है और बच्चे दिन प्रतिदिन बड़े हो रहे हैं। हम माता पिता को भी ठीक से जाने देना सीखना चाहिए। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और गहरी सांस लेने की कोशिश की। आप सही कह रही हैं, मैं अपने सारे विचार बच्चे पर नहीं डाल सकती, ताकि बड़ा होने पर बच्चे को दबाव महसूस हो। खैर, अभी तो ये नन्हे मुन्ने छोटे हैं, हम इन्हें थोड़ा और साथ दे सकते हैं, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो आसमान पंछियों को उड़ने देगा और हम घर पर चुपचाप इंतजार करेंगे, अर्जुन सक्सेना ने कहा। अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा को वुजिजू द्वीप पर ले गए। ये सान्या का सबसे खूबसूरत द्वीप है। मैंने कुछ दिन पहले बीच और समुद्र का आनंद लिया था। आज अर्जुन सक्सेना अपनी पत्नी को एक अलग प्रोजेक्ट पर ले जाने की योजना बना रहे हैं। वुजिजू द्वीप पर हेलीकॉप्टर से भ्रमण की सुविधा उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर पर बैठकर आप आकाश में फैले पूरे नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। दोनों हेलीकॉप्टर में सवार हो गए। जैसे जैसे ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जमीन पर मौजूद हर चीज़ धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है और दृष्टि के क्षेत्र में अधिक से अधिक दृश्य शामिल होते जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत है। नीचे समुद्र को देखते हुए अनन्या शर्मा आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाईं। प्रकृति सचमुच अद्भुत है। अनन्या शर्मा खुशी से पलटी। अचानक उसके सामने एक गिफ्ट बॉक्स आ गया। अर्जुन सक्सेना ने उसे प्यार से देखा। अनन्या शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं और फिर उनके दिल को एक बड़े आश्चर्य ने झकझोर दिया। अनन्या, वाइमी की ऊंचाई पर दृश्य बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की सुंदरता आपकी तुलना कर सकती है। यह एक उपहार है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, इसे खोलकर देखिए। ये क्षण सचमुच रोमांटिक है। बाहर ऊंचे आसमान में नीचे प्रकृति का अद्भुत दृश्य है। समुद्र और आकाश एक ही रंग के हैं और हेलीकॉप्टर पर पीछे के केबिन में केवल वे दोनों बैठे हैं। मेरे कानों में और मेरी आंखों के सामने बहती हवा की आवाज़ वह व्यक्ति है जिसे मैं अपने जीवन में सबसे अधिक संजोकर रखना चाहता हूँ। और एक रोमांटिक उपहार। अनन्या शर्मा ने उपहार बॉक्स लिया और ढक्कन खोलकर देखा कि अंदर 2 छोटे मोती के झुमके थे। मोती गुलाबी रंग के हैं और बिल्कुल गोल नहीं दिखते, लेकिन उनमें कोई दोष नहीं है। ये है, ऐसा लगता है कि ये मोती की बालियां खरीदी हुई नहीं हैं। अगर ये दुकान से खरीदी गई मोती की बालियां हैं तो मोती ज़रूर सामान्य गोल आकार के होंगे और दुकान में ज़्यादातर मोती सफ़ेद ही होते हैं। याद है उस दिन जब हम गोताखोरी करने गए थे तो एक सीप तुम्हारे साथ ऊपर आया था। मैं चांद को घर ले आया और बाद में उसके पेट में छिपे कुछ मोती मिले।
मैंने उन मोतियों में से जो 2 सबसे अच्छे लग रहे थे, मैंने तुम्हारे लिए ये झुमके बनाए। अर्जुन सक्सेना ने कहा। अनन्या शर्मा बहुत हैरान थीं। एक तो इसलिए कि अर्जुन सक्सेना ने खुद ये झुमके बनाए थे। दूसरी तरफ उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उस दिन सीपियों में ये 2 मोती होंगे। क्या तुम्हें यह उपहार पसंद आया? अर्जुन सक्सेना ने पूछा। अनन्या शर्मा ने जोर से सिर हिलाया। मुझे ये पसंद है। यह मेरे पसंदीदा आभूषणों में से एक होगा। उनमें से एक। अर्जुन सक्सेना ने अपनी भौहें चढ़ाईं और इस रैंकिंग से थोड़ा असंतुष्ट दिखे। अपनी पत्नी के लिए उन्होंने जो झुमके बनाए थे, वे शायद उनके पसंदीदा झुमकों में से एक ही होंगे। अनन्या शर्मा हल्के से मुस्कुराईं और अपने छिदे हुए कानों में स्टड डालते हुए बोलीं, ज़रूर, ये उनमें से एक है। क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे आगे भी ढेर सारे गहने देंगे और आपने मुझे पहले भी दिए हैं। ये मेरे सबसे पसंदीदा सोने के गहने हैं। जब तक ये आपके दिए हुए हैं, मेरे दिल में सबसे अच्छे हैं, इसलिए चाहे वो कोई भी हो, ये उनमें से एक है। उसकी यह बात सुनकर अर्जुन सक्सेना ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, खैर, मैं इस उत्तर से बहुत संतुष्ट हूँ। अनन्या शर्मा ने मजाकिया लहजे में जीभ निकाली और कहा, अर्जुन सक्सेना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ समझ नहीं पा रहे हो? अर्जुन सक्सेना ने आश्चर्य व्यक्त किया। देखो, मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, आगे चलकर तुम्हें मुझे ढेर सारे गहने भेजने पड़ेंगे। क्या यही सब तो नहीं सहना पड़ा है तुम्हें? अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन सक्सेना भी मुस्कुराया, अपनी पत्नी का हाथ थामते हुए बोला, ये कोई नुकसान नहीं है। आपके लिए तोहफा खरीदकर और आपके लाए हुए गहने देखकर तो मुझे बहुत खुशी होगी। भविष्य में जब हम अपने नए घर जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए एक हस्तनिर्मित गहनों का डिब्बा बनाऊंगी। ये बहुत सुंदर और नाजुक होना चाहिए और बहुत बड़ा भी, ताकि भविष्य में मैं तुम्हें जो गहने दूंगी वे इस गहनों के डिब्बे में समा सकें। इसके अंदर मैं तुम्हारे लिए इस बड़े आकार के गहनों के डिब्बे को भरने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगी। अनन्या शर्मा ने अपने गुलाबी होठों को भींच लिया। उसके द्वारा कहे गए इन मार्मिक प्रेम भरे शब्दों को सुनकर उसका दिल गर्म समुद्र के पानी से बहता हुआ प्रतीत हुआ, गर्म और खुश। यह आभूषण नहीं है जो मायने रखता है, ये जीवन भर की प्रतिबद्धता है। ठीक है, तो मैं जीवन में केवल वही आभूषण लूंगी जो आपने मुझे दिए थे। शुक्रिया अर्जुन सक्सेना, मुझे ये मोती की बालियां बहुत पसंद आईं। मुझे लगता है कि ये मेरी यात्रा का सबसे सुखद पल है। अर्जुन सक्सेना ने अपना सिर नीचे किया और उसके गुलाबी होठों को चूम लिया। इस समय कार्य सभी शब्दों से अधिक जोर से बोलते हैं। हेलीकॉप्टर परियोजना पूरी होने के बाद अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा को सी फूड रेस्तरां में ले गए और दोनों ने रोमांटिक डिनर का आनंद लिया। वे शाम 5 बजे से ज्यादा देर तक घर नहीं लौटे। दरवाजे के अंदर पहुंचकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और आंखों में कोमलता और मिठास लिए नाक की ओर देखा। जब माँ और अनीता सक्सेना ने ऐसी आंखें देखीं तो वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकीं। ऐसा लगता है कि उनकी योजना सफल रही। अगला दिन 30 तारीख का था। आरव की सर्दी पूरी तरह से ठीक हो गई थी और छोटा लड़का ऊर्जा से भरा हुआ था, इसलिए वह अब घर पर नहीं रहना चाहता था। 8 महीने से ज़्यादा और 9 महीने से कम उम्र के ये नन्हे मुन्ने बाहरी दुनिया के बारे में वाकई उत्सुक हैं। चूंकि वे रोज़ खेलने के लिए बाहर जाते थे, इसलिए नन्हे मुन्ने ने बताया कि उसे बाहर जाने का बहुत शौक हो गया है। इस बार आरव की बीमारी के कारण तीनों छोटे बच्चे कई दिनों से बाहर नहीं गए हैं और वे अब अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोपहर से ही तीनों नन्हे मुन्ने बाहर खेलने जाने के लिए मचल रहे हैं, लेकिन बाहर मौसम बहुत गर्म है। इस समय बाहर जाने पर उन्हें डर लगता है कि कहीं आरव को फिर से सर्दी न लग जाए। लेकिन छोटे बच्चे घर पर बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, यहाँ तक कि बच्चों के खेल के मैदान में भी, जो उन्हें पहले पसंद था, अब छोटे बच्चे खेलना पसंद नहीं करते। अर्जुन सक्सेना ने निस्तेज बेटे बेटियों को देखा और योजना बनाए। आरव, आन्या, रिया, तुम तीनों अभी झपकी ले रहे हो और जब तुम जागोगे तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें खेलने के लिए बाहर ले जाएंगे, ठीक है? यह अच्छा है। खेलने के लिए बाहर जाने के शब्द सुनकर छोटे बच्चे तुरंत उत्साहित हो गए। एक एक करके उत्सुकता से दरवाजे की ओर इशारा करते हुए अर्जुन सक्सेना ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं अभी खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकता, बाहर बहुत गर्मी है और खेलने के लिए कहीं भी जगह नहीं है। आप सभी अभी झपकी लें और जब आप जागेंगे तो श्रीमती। जब हम इतने बड़े नहीं थे तो हम एक परिवार के रूप में एक साथ सूर्यास्त देखने के लिए बाहर जाते थे।
सान्या की खाड़ी में कोकोनट ड्रीम प्रोमेनेड नामक एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, जो सूर्यास्त देखने के लिए एक बहुत ही उपयुक्त स्थान है। विशाल नारियल के पेड़ शाम के समय सूर्यास्त के साथ मिलकर तेल चित्रों के दृश्यों की तरह ही सुंदर लगते हैं। जब अर्जुन सक्सेना रणनीति देखने आए थे, तब उन्होंने अपने परिवार को सूर्यास्त देखने के लिए ये मेन कॉरिडोर ले जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आरव की बीमारी के कारण इसमें देरी हो रही थी। आज तो नन्हा सा लड़का भी बाहर खेलने जाना चाहता था, फिर शाम को जाना। तीनों छोटे बच्चों से काफी देर तक बात करने के बाद आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि अब वे खेलने के लिए बाहर नहीं जा सकते, वे केवल जागने के बाद ही खेल सकते हैं। सो तीनों बच्चे आज्ञाकारी होकर ऊपर चले गए। बिस्तर पर लेटने के बाद उन्हें नींद नहीं आई, लेकिन जल्दी ही बाहर खेलने जाने के लिए तीनों छोटे बच्चों ने आज्ञाकारी रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। अनन्या शर्मा ने हमेशा की तरह धीरे से लोरी गुनगुनाई और बच्चों को सुलाने की कोशिश की। उनकी आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती गई और वह लगभग 5-6 मिनट तक उन्हें सुलाती रहीं। आमतौर पर इस समय तक बच्चे सो चुके होते हैं। वह उठने ही वाली थी, आरव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और मां को पुकारा। इसके तुरंत बाद आन्या और रिया ने भी अपनी आंखें खोलीं। 3 जोड़ी बड़ी आंखों ने एक दूसरे को प्यारी सी नजरों से देखा। अनन्या शर्मा असहाय दिख रही थीं। वह फिर से पालने के पास गई, तीनों छोटे बच्चों को छुआ और बोली, आरव, आन्या, रिया, तुम अभी भी क्यों नहीं सो रहे हो? उठो, आरव चिल्लाया। स्टार अनन्या शर्मा हैरान दिखीं, इतने दिन में ये स्टॉस कहाँ से आ गए? जब आरव ने देखा कि उसकी माँ उसकी बात नहीं समझी, तो छोटे बच्चे ने चिंता से भौहें सिकोड़ लीं। बगल में खड़ी दोनों छोटी बहनें उससे भी ज्यादा चिंतित थीं। आन्या ने अपना सिर घुमाया और अचानक फूट फूट कर रोने लगी। अनन्या शर्मा को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जब वो बच्ची को मनाने ही वाली थी कि तभी उसने पाया कि अनन्या बस रोने का नाटक कर रही है। गरज तो नहीं रही थी, आवाज तेज थी, पर उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं था। उसके बगल में बैठी किशन ने अपनी बहन के रोने की आवाज सुनी और तुरंत पालने की बाड़ पकड़कर ऊपर चढ़ गई। जब वे सो रही थीं, तो उनके पैरों के पास से कपड़े उतार दिए गए थे। क्या हुआ? आज तीनों छोटे बच्चे इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? अनन्या शर्मा का चेहरा हतप्रभ था और इसी समय उनके बगल में बैठी मां जोर से हंस पड़ी। अनन्या, ये छोटे बच्चे तुम्हें बताना चाहते हैं कि वे जाग गए हैं। ये तीनों नन्हे बच्चे सच में भूत हैं। अर्जुन सक्सेना ने अभी कहा था कि जब ये जागेंगे तो इन्हें खेलने के लिए बाहर ले जाएंगे, तो जब आपने इन्हें अभी सुला दिया तो ये आज बहुत अच्छे होंगे, सोते ही आंखें बंद कर लेंगे। अब जब आप साथ आ गए हैं, तो वे खुद ही जागने का नाटक करते हैं। जरा सोचिए, क्या आम बच्चा जागकर सबसे पहले आपको ही आवाज देता है? यदि आप उन्हें अनदेखा करेंगे तो वे आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए रोएंगे। और हर बार जब आप आते हैं, तो क्या आप सबसे पहले उन्हें कपड़े पहनने में मदद करते हैं और उनके डायपर बदलते हैं? तो ये 3 छोटे बच्चे आपको ये बताना चाहते हैं कि वे जाग गए हैं और अब आप उन्हें खेलने के लिए बाहर ले जा सकते हैं। अनीता सक्सेना को अपनी बात समाप्त करने के बाद थोड़ा अविश्वसनीय महसूस हुआ, लेकिन पता चला कि छोटे बच्चे ऐसा ही सोचते हैं। अनन्या शर्मा ने आश्चर्य से अपने सामने बैठे बेटे और बेटी को देखा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि 9 महीने से भी कम उम्र के इन नन्हे मुन्नों के मन में ऐसा विचार आएगा। अर्जुन सक्सेना को भी यह अद्भुत लगा, इसलिए उन्हें आकर बच्चों से कहना पड़ा, आरव, आन्या, रिया, तुम इस तरह नहीं खेल सकते। पापा का मतलब है कि तुम्हें हमेशा की तरह थोड़ी देर सोना होगा। तुम्हारे उठने के बाद पापा और मम्मी तुम्हें खेलने के लिए बाहर ले जाएंगे। अगर तुम नहीं सोए, तो हम घर पर ही रहेंगे। जब तीनों छोटे लड़कों ने अर्जुन सक्सेना की बातें सुनी, तो उनकी ऊर्जा तुरंत खत्म हो गई। उनके छोटे चेहरे लटक गए और वे अनिच्छा से पालने में वापस चले गए। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने उन्हें बहला फुसलाकर एक तरफ कर दिया। पहले तो तीनों नन्हे मुन्ने बस बाहर खेलने के बारे में ही सोच रहे थे, इसलिए उन्हें बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। लेकिन आखिरकार वे 9 महीने से छोटे बच्चे ही थे और 10 मिनट से ज्यादा उन्हें लोरी सुनाने से नींद आ जाती थी और नन्हे मुन्ने अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहले तो पलकें झपकाने की लड़ाई हुई और 2 मिनट के भीतर ही मैं खुद को रोक नहीं सका और सो गया। ये पुष्टि करने के बाद कि तीनों छोटे बच्चे सो चुके हैं तथा उनकी सांसों की आवाज धीरे धीरे शांत हो गई है, वयस्क लोग पीछे हट गए। अनन्या शर्मा ने स्मार्ट कैमरा को बिस्तर के सिरहाने पर रख दिया और उसे पालने में सो रहे 3 छोटे बच्चों पर केंद्रित कर दिया, ताकि वह अपना मोबाइल फ़ोन कहीं भी चला लें
वह किसी भी समय बच्चों की स्थिति देख सकें। इस रात छोटे बच्चे 2 घंटे सोए और जब वे जागे तो दोपहर के 4 बज चुके थे। इस समय गेमिंग प्रोमेनेड जाना लगभग वैसा ही है, क्योंकि सड़क पर गाड़ी चलाने में लगभग 1 घंटा लगेगा। आमतौर पर जब ये छोटे बच्चे जागते हैं तो पहले तो वे गूंगे होते हैं और कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं क्योंकि वे सोए नहीं होते, लेकिन आज तीनों छोटे बच्चे बहुत उत्साहित होकर उठे। माँ अनीता सक्सेना और अनन्या शर्मा ने उन्हें कपड़े पहनने में मदद की और तीनों छोटे बच्चों ने सक्रिय रूप से सहयोग किया। माँ मुस्कुराए बिना न रह सकी और बोली, ऐसा लगता है कि हमारे तीनों प्यारे बच्चे सचमुच बाहर जाकर खेलना चाहते हैं। अनीता सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, इन दिनों आरव की बीमारी के कारण मुझे लगता है कि उन सबका दम घुट गया है। अनन्या शर्मा ने तीनों नन्हे सिरों को छूते हुए कहा, ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो, चलो अब सूर्यास्त देखने चलते हैं। जब मैं कोकोनट ड्रीम प्रोमेनेड पर आया तो क्षितिज पर सूर्यास्त धीरे धीरे ढल रहा था और कई पर्यटक सुनहरे समुद्र तट के पास नारियल के बाग में इकट्ठा हुए थे। सभी उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब सूरज डूबेगा। 3 छोटे प्यारे बच्चे, जिन्हें वह मिल गया जो वे चाहते थे, खेलने के लिए बाहर आ गए। वे बहुत अच्छे मूड में थे और उन्होंने घुमक्कड़ में बैठकर खुशी से हाथ हिलाए। असली सुंदरता अभी शुरू नहीं हुई है और हर किसी की निगाहें अपने आसपास के लोगों पर टिकी हैं। अर्जुन सक्सेना के परिवार को देखकर कई लोगों की नज़रें कुछ देर के लिए ठहर जाएंगी। पहली नज़र में वे अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा के लुक से आकर्षित होते हैं। आम लोगों के बीच उनका लुक वाकई आकर्षक है। तभी मैंने उनके बगल में स्ट्रॉलर में बैठे 3 बच्चों को देखा और उन बेहद प्यारे 3 बच्चों को देखकर लोग अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे थे। कई पर्यटक अनजाने में ही वहां जमा हो गए। ये बहुत प्यारा है, क्या आपके परिवार में 3 बच्चे हैं? किसी ने साहपूर्वक पूछा। तीनों नन्हे मुन्नों ने एक जैसे कपड़े पहने थे और दिखने में भी एक जैसे थे। एक नज़र में ही साफ जाहिर था कि ये एक से ज़्यादा बच्चे थे, लेकिन एक साथ 3 बच्चे होना वाकई असामान्य था और हर कोई इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। वाह, ये तो बहुत ही भाग्यशाली है, 3 खजानों में से पहली संतान। और हाँ, माता पिता अभी इतने छोटे हैं, तुम वाकई बहुत भाग्यशाली हो। शुक्रिया, अनन्या शर्मा मुस्कुराए। क्या हम बच्चों के साथ एक तस्वीर ले सकते हैं? ये नन्हे मुन्ने बहुत प्यारे हैं, चिंता मत करो, हम ये तस्वीरें इंटरनेट पर बिल्कुल नहीं डालेंगे। मुझे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत पसंद हैं। तुम्हारे तीनों बच्चे नन्हे फरिश्ते जैसे हैं। मैं असल में गर्भवती हूँ, बस 3 महीने से ज़्यादा। यह ज़्यादा जाहिर नहीं है। मैं हर दिन तुम्हारे बच्चे की तस्वीरें देखना चाहती हूँ ताकि मेरा बच्चा और भी प्यारा हो जाए। एक छोटी बच्ची ने कहा। अनन्या शर्मा इस कथन से वाकिफ हैं। कहा जाता है कि जब आप गर्भवती हों तो ज़्यादा अच्छी दिखने वाली तस्वीरें देखें, जिससे बच्चे का रूप रंग बेहतर होगा, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है या फिर आनुवंशिकी ज़्यादा विश्वसनीय है। लेकिन हर माँ जब गर्भवती होती है तो बच्चे को लेकर कल्पनाओं से भरी होती है। अनन्या शर्मा खुद उस समय यहाँ आई थी, इसलिए उन्होंने उदारता से सिर हिलाकर हाँ कह दिया। आप बच्चों की तस्वीरें ले सकते हैं या उनके साथ तस्वीरें ले सकते हैं, लेकिन इसे इंटरनेट पर न फैलाएं और दोस्तों के बीच भी ऐसा न करना ही बेहतर है। ठीक है, धन्यवाद। लड़की ने खुशी से फ़ोन अपने पति को दे दिया और फिर तस्वीरें लेने के लिए 3 छोटे लड़कों के बगल में बैठ गई। इस समय केशिन, जो उसके बगल में था, अचानक उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। छोटे लड़के ने अपना सिर नीचे किया और उसके पेट से कहा, भाई। औरत हक्की बक्की रह गई, रिया की तरफ देखा और हैरानी से बोली, बेबी, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम अपने भाई को बुला रही हो? तुम अपनी बुआ को बताना चाहती हो कि तुम्हारी बुआ के पेट में जो बच्चा है वो छोटा भाई है ना? केशिन अपने सामने बैठी आंटी को नहीं जानती थी और वह अपने भाई बहनों जितनी सामाजिक रूप से सक्रिय भी नहीं थी। एक अनजान आंटी का सामना करते हुए उस छोटे बच्चे ने शर्माते हुए अपना सिर घुमाया और कुछ नहीं कहा। लेकिन गर्भवती महिला फिर भी बहुत खुश थी। हालांकि केशिन ने ये शब्द साफ साफ नहीं कहा और सिर्फ एक बार कहा, यह उसके और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए एक आशीर्वाद और उम्मीद थी। जब वे फोटो खिंचवाकर चले गए तो अर्जुन सक्सेना बर्फीले नारियल की एक टोकरी लेकर वापस आए। मौसम अभी भी गर्म है और नारियल के बाग में मच्छरों की भरमार है। सब लोग सूर्यास्त देखने का इंतजार कर रहे हैं। अनन्या शर्मा ने बच्चों और बड़ों के लिए मच्छर भगाने वाले ब्रेसलेट बनाए हैं। चिंता मत करो, पर मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अर्जुन सक्सेना ने देखा कि वहाँ एक और कोल्ड ड्रिंक है,
इसलिए वह कुछ बर्फीले नारियल खरीदने गया और बॉस से नारियल खोलकर स्ट्रॉ के साथ वापस लाने को कहा। ठंडे नारियल के दूध का एक घूंट पीते ही मुझे तुरंत ताजगी महसूस हुई और मेरे शरीर की सूखापन और गर्मी तुरंत दूर हो गई। यहाँ तक कि सक्सेना के पिता और माता, जो आमतौर पर कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, इस समय कुछ घूंट पीने से खुद को नहीं रोक पाए। ये ठंडा है, ये स्वादिष्ट है। इस तरह का असली नारियल का दूध अच्छा है, गर्मी से राहत देने के लिए बिल्कुल सही है। सभी वयस्कों ने नारियल का दूध पिया और तीनों छोटे लड़के उनके संतुष्ट भावों को देखकर उनके हाथों में रखे नारियलों के बारे में उत्सुकता से भर गए। आरव ने अपना हाथ बढ़ाकर अनन्या शर्मा का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ में रखे नारियल को घूरने लगा। अनन्या शर्मा ने पूछा, आरव, क्या तुम भी पीना चाहोगे? अर्जुन सक्सेना, क्या बच्चे नारियल का दूध पी सकते हैं? अर्जुन सक्सेना ने कहा, थोड़ा नारियल का दूध पीना ठीक है, लेकिन यह नारियल का दूध थोड़ा ठंडा होता है। आप केवल थोड़ा सा स्वाद ले सकते हैं और आप बहुत अधिक नहीं पी सकते, अन्यथा बच्चे का पेट इसे सहन नहीं कर पाएगा। अनन्या शर्मा ने सुना, तो फिर इन्हें चखा दो। इतनी गर्मी में बच्चों को भी बहुत गर्मी लग रही होगी। ये कहते हुए उसने बच्चों की पानी की बोतलें निकाली और हर बोतल में 10 मिलीलीटर नारियल पानी डाला। छोटी बोतल का निचला हिस्सा बच्चों के पीने के लिए ठीक होना चाहिए। आखिरकार बड़ों से स्वादिष्ट खाना मिला। तीनों छोटे बच्चों ने खुशी खुशी अपने माता पिता से पानी की बोतल ले ली और वे उसे खुद पीना चाहते थे। आरव एक घूंट पीने के लिए बेताब था। जैसे ही ठंडा नारियल का दूध उसके मुंह में गया, वह नन्हा सा पल भर के लिए स्तब्ध रह गया। ये ठंडा एहसास अद्भुत है। उसके बगल में बैठी स्नैक्स बेचने वाली आन्या ने एक घूंट पी लिया था और वह सिहर उठी। ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, उसे थोड़ा अभिभूत कर रहा था। स्वादिष्ट और लजीज तीनों नन्हे मुन्नों को ठंडा नारियल का दूध बहुत पसंद आया और केशिन ने उसे पीते हुए खुशी खुशी घुमक्कड़ में पैर पटकना शुरू कर दिया। बहुत स्वादिष्ट, देखो, सूरज ढल रहा है। पता नहीं भीड़ में से किसने चिल्लाया और सबको तुरंत लगा कि आसपास का रंग बदल गया है। पूरा कोकोनट ड्रीम कॉरिडोर गर्म पीले रंग में बदल गया और क्षितिज पर एक बहुत बड़ा नारंगी लाल सूरज धीरे धीरे नीचे उतर आया। क्षितिज पर सूर्यास्त का रंग लाल है, जिससे पूरी पृथ्वी नारंगी रंग की हो गई है। क्या खूबसूरत सूर्यास्त था। भीड़ में से कोई आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। इस समय हर कोई इस सुंदरता से मोहित हो गया था। सूर्यास्त असीम रूप से अच्छा है, केवल शाम के करीब। हालांकि यह वाक्य थोड़ा दुखद है, लेकिन इस समय हर कोई अपने सामने वाले लोगों को संजोने के बारे में अधिक सोचता है। ऐसे खूबसूरत दृश्य के नीचे हर कोई अपने परिवार और दोस्तों के करीब जाने से खुद को रोक नहीं पाता। अनीता सक्सेना और अर्जुन के पिता ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से एक दूसरे का हाथ थाम लिया। बगल में बैठी अनीता सक्सेना को पता ही नहीं चला कि कब उसने सुनील सक्सेना का हाथ थाम लिया और दोनों के चेहरों पर हल्की मुस्कान थी। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को गले लगा लिया। अनन्या शर्मा ने एक हाथ से उनके कपड़े पकड़ लिए और दूसरे हाथ को उनके सामने स्ट्रॉलर पर रख दिया। सबसे खुशी का पल वह होता है जब परिवार एक साथ होता है। घुमक्कड़ में बैठे तीन नन्हे मुन्ने बच्चे सामने डूबते सूर्यास्त को एकटक देखते रहे और उनके दिलों में हलचल मच गई। नन्हे मुन्ने चुपचाप बड़ों के साथ सूर्यास्त देखते रहे। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी ने कोई शोर नहीं मचाया। कोकोनट ड्रीम प्रोमेनेड पर सूर्यास्त देखने के बाद परिवार घर चला गया और समुद्री भोजन खाना जारी रखा। भोजन के दौरान अर्जुन सक्सेना को फैन वेनहुआ का फोन आया। वे आज दोपहर ही सान्या पहुंच चुके थे। वे अर्जुन सक्सेना को कल दोपहर नीलामी में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। कल की नीलामी पूरी दुनिया के लिए है और इसका सीधा प्रसारण होगा तथा शाम के समाचारों में इसका प्रसारण किया जाएगा। फैन वेनहुआ ने जानबूझकर अर्जुन सक्सेना को पहले ही समझा दिया था। अर्जुन सक्सेना ने सबको ये खबर सुनाई। सक्सेना के पिता और माता सबसे ज्यादा खुश थे। शाम के समाचार में ये बहुत अच्छी बात है, तो फिर हम कल अर्जुन को टीवी पर देख सकेंगे, माँ ने आश्चर्य से कहा। अनन्या शर्मा भी बहुत खुश थी। अपने पति को अपने बगल में देखकर उसकी आंखें गर्व से भर आईं। कल दोपहर को इसका सीधा प्रसारण होगा और समय आने पर आप इसे घर पर देख सकते हैं। रात में शाम की खबरों में सिर्फ इसी घटना की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, सबके पास कैमरा नहीं होता, अर्जुन सक्सेना ने कहा। पिताजी सक्सेना ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ठीक है, मैं कल सुबह अपने रिश्तेदारों को सूचित कर दूंगा और उन्हें दोपहर में एक साथ लाइव प्रसारण देखने दूंगा और फिर रात में शाम का समाचार देखूंगा।
सुनील सक्सेना ने अपने मोमेंट्स पर पहले ही पोस्ट कर दिया है। उनके दामाद बहुत प्रभावशाली हैं। वे राष्ट्रीय नीलामी में भाग लेते हैं और शाम की खबरों में भी दिखाई देते हैं। जाहिर है उन्हें इतना बड़ा दिखावा तो करना ही होगा। शाम को अर्जुन सक्सेना नहाकर बाहर आए और उन्होंने देखा कि अनन्या शर्मा अलमारी के सामने खड़ी हैं, एक हाथ से अपनी थोड़ी को छू रही हैं और कुछ सोच में डूबी हुई हैं। वह आगे बढ़ा, अपनी पत्नी को पीछे से गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया, क्यों? अनन्या शर्मा ने अपना सिर घुमाया और मीठी मुस्कान के साथ बोली, मैं आपके कपड़े देख रही हूँ, मैं आपको कल नीलामी के लिए एक सूट दूंगी। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, इसके लिए क्या अच्छा मैच है, बस अपनी मर्जी से सूट पहन लो। वह सिस्टम रिवॉर्ड्स वाले सूट वाले ठग जैसा काम करता है। जब तक वह सूट पहनता है वह दर्शकों को कुछ ही सेकंड में मार सकता है। अनन्या शर्मा को अर्जुन सक्सेना का सूट पहने हुए अंदाज याद आ गया। उनकी आंखें थोड़ी अस्थिर हो गईं। उन्होंने संभलते हुए कहा, वैसे तो अर्जुन सक्सेना, आप कोई भी सूट पहने अच्छे लगते हैं, लेकिन कल लाइव प्रसारण और शाम की खबरों में तो होंगे ही। पूरे ड्रैगन देश के लोग आपको देख सकते हैं, इसलिए आपको सबसे सुंदर कपड़े पहनने चाहिए। जब फैन वेनहुआ ने उन्हें कल होने वाली नीलामी में इस खबर के बारे में बताया, अर्जुन सक्सेना को वास्तव में कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन अपने माता पिता और अनन्या शर्मा की प्रतिक्रियाओं को देखकर अर्जुन सक्सेना को अचानक कुछ अस्पष्ट उम्मीदें हो गईं। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना के शरीर पर शर्ट और टाई पहनी और अंत में एक काले रंग का सूट जैकेट, सफ़ेद शर्ट और नीली टाई चुनी। इस सूट के कॉलर पर सिल्वर ट्रिम है, जिसने पूरे शरीर पर एक चटक रंग चढ़ा दिया। यह उन कफलिंग्स के साथ बिल्कुल सही है जो अनीता सक्सेना ने पिछली बार भेजे थे। अगले दिन दोपहर 1 बजे फैन वेनहुआ खुद अर्जुन सक्सेना को लेने आए। जब अर्जुन सक्सेना कार में बैठे तो फैन वेनहुआ के अलावा कार में एक और बुजुर्ग सज्जन भी थे। अर्जुन सक्सेना, मैं ली हेताई हूँ, हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय के निदेशक। लाओ ली, ये वही अर्जुन सक्सेना है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। नमस्ते मिस्टर सक्सेना, मैं लंबे समय से आपका नाम पसंद करता आ रहा हूँ। पिछली बार मैंने कांग हैपिंग को आपके बारे में बात करते सुना था। मैंने आपकी कलाकृतियाँ भी देखी हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप प्राचीन वस्तुओं और खजानों के विशेषज्ञ होंगे। आप वाकई एक हीरो हैं। ली हेताई ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन सक्सेना ने कहा, डीन ने पुरस्कार जीता है। मैंने खुद से कुछ सीखा है और मुझे किताबें पढ़ना भी पसंद है। अनुभव के मामले में मैं अभी भी उन दोनों डीन जितना अच्छा नहीं हूँ। अनुभव धीरे धीरे जमा होता है, लेकिन प्रतिभा जन्मजात होती है। लाओ फैन ने मुझे आपके स्तर के बारे में बताया था। अगर पिछली बार आप नहीं होते तो उसे बहुत सारा पैसा गंवाना पड़ता। आज तुम्हारे यहाँ होने से हमारे दोनों बुजुर्ग ज्यादा निश्चिंत हैं। ली हेताई ने कहा। वे तीनों नीलामी स्थल पर पहुंचे और आयोजक का नेता उनका स्वागत करने के लिए बाहर आया। चूंकि एक ही गाड़ी में सवार सभी लोग दोनों प्रमुख प्रांगणों के डीन के स्तर पर थे, इसलिए आयोजक को उन दो वृद्ध लोगों के बगल में एक युवक को देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया और उन्हें कार्यक्रम स्थल की अग्रिम पंक्ति में ले आए। ये सबसे सम्मानजनक सीट है। यहाँ बैठने वाले ज्यादातर लोग अधेड़ या बुजुर्ग हैं। सिर्फ अर्जुन सक्सेना ही एक युवा हैं, मू शियू युलिन। हर कोई उसे कुछ बार और देखने से खुद को रोक नहीं सका। सामने वाला वो खूबसूरत लड़का कौन है? आप संग्रहालय के निदेशक और संग्रह के उपनिदेशक के साथ क्यों बैठे हैं? जो दो बड़े आदमियों के साथ बैठ सकता है वो जरूर बड़ा आदमी होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे लॉन्ग किंगडम में अब इतने ताकतवर नौजवान भी होंगे। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। सचिव महोदय, जाकर उस युवक का बैकग्राउंड चेक करो। उसे पहली पंक्ति में बैठना चाहिए। मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ। मैं उसकी पहचान की जानकारी देखना चाहता हूँ। कई सहायक तुरंत अर्जुन सक्सेना की जानकारी की जांच करने चले गए। इस समय सान्या के विला में अनन्या शर्मा और पूरा परिवार पहले से ही लिविंग रूम में बैठा था। बच्चों को भी सोफे पर रखा गया था और उनके सामने बड़े स्क्रीन वाला टीवी इंटरनेट से जुड़ा था और लाइव प्रसारण पहले ही शुरू हो चुका था। अर्जुन कब बाहर आएगा? माँ ने पूछा। अनन्या शर्मा ने कहा, अभी नीलामी शुरू नहीं हुई है। अब जब लाइव प्रसारण वाला कैमरा बाहर की तरफ है तो अर्जुन सक्सेना को आ जाना चाहिए था, और जब बाद में कैमरा आयोजन स्थल पर लगाया जाएगा तो अर्जुन सक्सेना दिखाई देने चाहिए। पापा सक्सेना बोले, इधर इतने लोग हैं, पता ही नहीं अर्जुन कहाँ बैठा है।
मेरी नज़र ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस बार बाहर आते वक्त मैं पढ़ने का चश्मा नहीं लाया था। अनन्या, जब अर्जुन दिख जाए तो हमें बता देना। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। नीलामी आधिकारिक तौर पर शुरू हुई और कैमरा वापस आयोजन स्थल पर आ गया। जैसे ही दृश्य बदला, अनन्या शर्मा ने पहली पंक्ति में बैठे अर्जुन सक्सेना को देखा। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, आरव अचानक टीवी पर चिल्लाया, पापा, पापा। छोटे लड़के की आवाज ने बड़ों का ध्यान खींचा और जल्द ही सभी ने अर्जुन सक्सेना को देखा। उनके बगल में बैठी दो छोटी बहनों ने भी पिता को टीवी पर देखा और रिया और अन्या दोनों बहुत खुश हुईं और टीवी के पास पहुंच गईं। पापा, पापा। अनन्या शर्मा ने नन्हे बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और गर्व से बोली, आरव, आन्या, रिया, तुमने देखा ना? पापा टीवी पर हैं, है ना पापा कमाल के? छोटे बच्चे खुशी से नाच रहे थे। सुनील सक्सेना ने उत्साहित होकर कहा, अर्जुन सक्सेना अद्भुत हैं, वास्तव में पहली पंक्ति में वीआईपी सीट पर बैठे हैं, ये स्थिति बहुत विशिष्ट है। अनीता सक्सेना खुशी से मुस्कुराई, ये स्थान अच्छा है। शाम के समाचार निश्चित रूप से बाद में स्थल की मुख्य तस्वीर का उपयोग करेंगे और फिर हमारे परिवार अर्जुन सक्सेना का निश्चित रूप से सकारात्मक चेहरा होगा। मैं दादाजी और दादी अनन्या को एक संदेश भेजूंगी और उन्हें आज रात शाम का समाचार देखने दूंगी। बूढ़ा व्यक्ति लाइव प्रसारण नहीं देख सकता, इसलिए वह केवल शाम की खबरें ही देख सकता है। ये जानकर कि उसका पोता दामाद टीवी पर आने वाला है, दोनों बूढ़े भी बहुत उत्साहित हैं। अगर आसपास कोई बच्चा नहीं है तो वे निश्चित रूप से लाइव प्रसारण देखना चाहेंगे। सक्सेना के पिता और माता भी रिश्तेदारों को संदेश भेज रहे हैं। सभी लोग लाइव प्रसारण कक्ष में हैं और अर्जुन सक्सेना को देखने का इंतजार कर रहे हैं। किनमेई, जियाओयुआन, मैं इस लाइव प्रसारण कक्ष में क्यों नहीं जा पा रही हूँ? अभी तो मैं इसमें ही हूँ, लेकिन अचानक बाहर आ गई। अगर मैं दोबारा अंदर गई तो अंदर नहीं जा पाऊंगी। मैंने हमारे परिवार के लैंग को नहीं देखा है। पिताजी सक्सेना ने बड़ी बहन द्वारा भेजे गए संदेश को देखा और कुछ देर तक तो उन्हें समझ में नहीं आया। ग्रुप चैट देखकर अनन्या शर्मा ने जवाब दिया, आंटी, ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि लाइव ब्रॉडकास्ट रूम में बहुत सारे लोग हैं और कार्ड निकल गया है। आप कुछ बार रिफ्रेश कर लीजिए या लॉग आउट करके दोबारा एंटर कर लीजिए। मैं लाइव ब्रॉडकास्ट रूम का लिंक ग्रुप में भेज दूंगी। अगर यह निकल गया तो वापस जाकर लिंक पर दोबारा क्लिक कीजिए। कुछ और क्लिक के बाद आप ज़रूर एंटर कर पाएंगी। किनमेई, ओह ठीक है, मैं अनन्या की कोशिश करूंगी। थोड़ी देर बाद किनमेई ने फिर कहा, वाह, बहुत अच्छा हुआ। मैं अंदर आई और मैंने अर्जुन को भी हमारे घर में पहली पंक्ति में बैठे देखा। ये स्थिति वाकई खास है, लेकिन अर्जुन उसके बगल में बैठा है। ये सब बूढ़े क्यों हैं? अनन्या शर्मा, नीलामी की पहली पंक्ति अपेक्षाकृत उच्च स्थिति वाले दीन स्तर के लोगों से भरी होती है, इसलिए वे आमतौर पर अधिक उम्र के होते हैं। किनमेई, हाँ, क्या हमारा परिवार अर्जुन इतना अद्भुत नहीं है कि वे दीन के साथ एक पंक्ति में बैठ सकते हैं? जियाओ जिंग, जियाओ रूपी, आप दोनों बहुत खुश होंगे। मुझे एक आंटी होने पर बहुत गर्व है। किनमेई, रूपीफा वाला लड़का आज वापस आया। उसने सुना कि अर्जुन टीवी पर आने वाला है। उसने फैक्ट्री को 2 घंटे की छुट्टी देने का फैसला किया और गोदाम में एक प्रोजेक्शन स्क्रीन भी बनवाई ताकि सबको वीडियो दिखाया जा सके। किनमेई, हमारी फैक्ट्री के सभी मजदूरों ने अब अर्जुन सक्सेना को देख लिया है। सब बहुत उत्साहित हैं। वे कहते हैं कि हमारी फैक्ट्री का मालिक बहुत दबंग है। मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी और वह दृश्य बहुत ही खतरनाक है। किनमेई ने तुरंत ग्रुप में एक वीडियो पोस्ट कर दिया। सक्सेना के माता पिता ने उसे खोला और देखा कि अंदर की आवाज़ें लगभग तेज थीं। मजदूर बहुत उत्साहित थे और उनके चेहरे गर्व से भरे हुए थे। अर्जुन सक्सेना जैसे शक्तिशाली मालिक को पाकर उन्हें तुरंत ही श्रमिक के रूप में गर्व और सम्मान की भावना महसूस हुई। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद अर्जुन सक्सेना को इन बातों की जानकारी नहीं थी। नीलामी शुरू हो चुकी थी। अर्जुन सक्सेना दोनों डीन के साथ मंच पर लॉटरी देखने गए। यह नीलामी पूरी दुनिया के लिए है। ड्रैगन किंगडम की कई प्राचीन वस्तुएं हैं जो कई साल पहले विदेशों में खो गई थीं। ली हेताई और फैन वेनहुआ इस नीलामी में आए थे। बेशक ड्रैगन किंगडम की चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, लेकिन ये बातें इतने सालों से खोई हुई हैं कि सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। इनमें से कुछ का इस्तेमाल विदेशी देश लोगों का ध्यान भटकाने के लिए करते हैं।
अर्जुन सक्सेना की प्रणाली के तहत दोनों क्यूरेटरों के लिए नकली वस्तुओं से प्रभावित होना स्वाभाविक रूप से असंभव है, और न ही किसी भी वास्तविक प्राचीन वस्तु का विदेशियों के हाथों में पड़ना। पूरी नीलामी 2.5 घंटे तक चली। दोनों क्यूरेटर 5 लॉट में रुचि रखते थे। अर्जुन सक्सेना की मदद से उन्होंने 4 लॉट जीत लिए। दूसरा नकली था और बिल्कुल असली था। ली और ताइहे फान वेनहुआ ने पहले तो उसे देखा नहीं, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने एक ही वाक्य में उसका मुख्य हिस्सा समझा दिया। नीलामी के दौरान दोनों क्यूरेटरों ने अर्जुन सक्सेना से खूब बातचीत की। आज घरेलू मीडिया ने लाइव प्रसारण का जिम्मा संभाला हुआ था। ज्यादा ध्यान दोनों क्यूरेटरों पर रहा। स्वाभाविक रूप से अर्जुन सक्सेना की तस्वीरें भी ली गईं। जब सभी ने देखा कि दोनों क्यूरेटर अर्जुन सक्सेना से सलाह मांग रहे हैं और अर्जुन सक्सेना ने भी एक फर्जी बात की ओर इशारा किया, तो लाइव प्रसारण में तुरंत ही उबाल आ गया। अरे वाह, ये खूबसूरत लड़का कौन है? कमाल है। जो नकल दोनों क्यूरेटर नहीं देख पाए, वो इसने एक ही नज़र में पहचान ली। हमारे ड्रैगन किंगडम को इतना शक्तिशाली युवा खजाना मूल्यांकनकर्ता कब मिला? इस स्तर पर लाइव प्रसारण शुरू करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। लाइव प्रसारण तो बस मामूली पैसे वाले होते हैं। वह खूबसूरत लड़का 2 क्यूरेटरों के साथ बैठ सकता है और उसका रुतबा भी बहुत ऊंचा होगा। वह एक पुराना कलाकार है, इसलिए उसे लाइव प्रसारण के इस तरीके की कोई परवाह नहीं। ये सही है, सुंदर आदमी एक नज़र में इस तरह के प्राचीन वस्तुओं की प्रामाणिकता बता सकता है और उसकी दृष्टि और ज्ञान भंडार बहुत महान है। इंटरनेट खजाने, नेटिजन्स क्या अच्छी चीज़ें ला सकते हैं। अगर वाकई अच्छे भी हों तो भी मैं उन्हें लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करूंगा, है ना? अगर वो नकली है तो ये थोड़ा सा जजमेंट है। अगर वो सच है तो उसे मिनटों में राज्य को नहीं सौंपना पड़ेगा। हाँ। लगभग सभी लाइव प्रसारण अर्जुन सक्सेना के बारे में थे। इसी दौरान किसी को आखिरकार अर्जुन सक्सेना के बारे में पता चल ही गया। अरे भाई, मैं इस सुंदर लड़के की उत्पत्ति जानता हूँ। यह क्या है? इस खूबसूरत लड़के की उत्पत्ति क्या है? इसे बेचना बंद करो भाई, बोलो। ये अर्जुन सक्सेना हैं। ये सैन किनझाई के बॉस हैं, जिन्होंने पिछले वर्ल्ड कलेक्शन में ड्रैगन और फीनिक्स की परमाणु नक्काशी की थी। हाँ, मुझे द वर्ल्ड कलेक्शन का वह मुद्दा याद है। ऐसा लगता है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि नक्काशी बहुत छोटी थी और उसे जीने के लिए कई साल थे, इसलिए इसे अंत में पहले स्थान के रूप में दर्जा नहीं दिया गया था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना सुंदर काम होगा। रुको भाइयों, अर्जुन सक्सेना की एंट्री तो देखो। वो सिर्फ सैन किनझाई के बॉस ही नहीं, किन शैम्पू के संस्थापक भी हैं। भाइयों, मुझे तुम्हें एमवे का ये किन शैम्पू देना है। और हेयर टॉनिक कितना असरदार। भारतीय लोगों से झूठ नहीं बोलते। किन का शैम्पू YYDS। मुझे राष्ट्रीय लाइव प्रसारण पर किन के शैम्पू के संस्थापक को देखने की उम्मीद नहीं थी। मैं जियाओ हूँ, मैं स्टॉक करना शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है किन का शैम्पू फटने वाला है। मैं इस शैम्पू को देखने गया था। यह बालों के झड़ने से बचाता है और इसके साथ हेयर रिस्टोरर भी आता है। मुझे लगता है कि यह एक नया पंजीकृत ब्रांड है और मैंने सुना है कि इसे स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया है। इसके डेवलपर इतने प्रतिभाशाली हैं कि मैं इसे अभी खरीदने जा रहा हूँ, जल्दी। मैंने शैम्पू खरीद लिया है और मैं सैन किनझाई देखने जा रहा हूँ। अर्जुन सक्सेना बहुत अच्छे हैं। भविष्य में उनके काम की ज़रूर सराहना होगी। सब लोग धीरे करो, मेरे पास केवल एक मोबाइल फ़ोन है। मैं ताओबाओ पर खोज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अर्जुन सक्सेना को यह उम्मीद नहीं थी कि जब वह नीलामी में लोन्गबुओ की प्राचीन वस्तुओं के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, तब बइराज में मौजूद दर्शक पहले ही उनके नाम से ऑनलाइन स्टोर पर जा चुके थे। सैन किनझाई के ऑनलाइन स्टोर में ज़्यादा स्टॉक नहीं है, क्योंकि स्टोर और ऑनलाइन स्टोर में बिकने वाले सभी उत्पाद अर्जुन सक्सेना खुद बनाते हैं। हालांकि ये मूल रूप से छोटे हस्तशिल्प हैं, लेकिन हर एक को तराशने में 10 मिनट से ज़्यादा का समय लगता है। कुछ ज़्यादा नाजुक चीज़ों को बनाने में आधे घंटे से ज़्यादा का समय लगता है, इसलिए कुल स्टॉक ज़्यादा नहीं है। हालांकि लाइव प्रसारण कक्ष में इतने लोग थे कि हर कोई ऑनलाइन स्टोर की ओर उमड़ पड़ा। सारा स्टॉक जल्दी ही बिक गया और सभी उत्पाद स्टॉक से बाहर हो गए। ऑनलाइन स्टोर के बैक स्टेज में ग्राहक सेवा को सामान वापस पाने के बारे में तरह तरह की जानकारी मिलती दिखी। कुछ देर तक तो उसे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। वह जल्दी से ऑनलाइन स्टोर का लिंक चेक करने गया, ये सोचकर कि कहीं सिस्टम में कोई दिक्कत तो नहीं है। पता चला कि स्टोर का सारा स्टॉक बिक चुका था।
ऑनलाइन स्टोर के प्रभारी ने सोचा और सीधे स्टोर पर जाकर सामान ऑर्डर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि स्टोर में फ़ोन आया ही था कि स्टोर में आवाज़ बहुत तेज़ थी। दूसरे पक्ष ने बिना कुछ कहे फ़ोन काट दिया। बहुत से लोग लकड़ी की नक्काशी खरीदने में घबराने लगे। नीलामी के बाद दोनों डीन चेहरे पर मुस्कान लिए पूरा इनाम लेकर लौटे। फैन वेनहुआ ने अर्जुन सक्सेना की पीठ थपथपाई और कहा, जियोकिन, आज आपको यहाँ लाने के लिए धन्यवाद, अन्यथा हमें उस कांस्य कड़ाही से नुकसान उठाना पड़ता। ली हेताई ने कहा, केवल यही नहीं बल्कि अन्य टुकड़े भी अच्छे दिखने वाले अर्जुन सक्सेना हैं और हमें निर्णायक रूप से कीमत बोली लगाने दें ताकि हम इसे इतनी आसानी से जीत सकें। अर्जुन सक्सेना, आप खजानों का मूल्यांकन करने में वाकई प्रतिभाशाली हैं। मैं आपके जैसा व्यक्ति कम ही देखता हूं जो विवरणों में छिपे ऐतिहासिक निशानों को एक नज़र में देख सकता है। क्या आप वास्तव में संग्रह में शामिल होने की योजना नहीं बना रहे हैं? आपकी क्षमता सीधे संग्रह कक्ष में जगह बनाने में सक्षम होनी चाहिए और यह अनुमान है कि 2 वर्षों के भीतर वह पुराने फैन के बराबर बैठ सकेंगे। ली हेताई ने फैन वेनहुआ से सुना कि अर्जुन सक्सेना ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था और आज अर्जुन सक्सेना की क्षमता को देखते हुए वह अर्जुन सक्सेना को मनाने में मदद नहीं कर सके। अर्जुन सक्सेना ने कहा, दोनों डीन की दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है। फैन वेनहुआ ने हल्की सी आह भरी और कहा, अरे छोड़ो भी, मैं अब तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम अभी जवान हो और भविष्य में अभी बहुत आगे जाना है। प्राचीन वस्तुएं और खजाने तुम्हारी कई प्रतिभाओं में से एक हैं और तुम्हारा भविष्य निश्चित रूप से और भी बेहतर होगा। विशाल संग्रह तुम्हें विवश नहीं करना चाहिए। अर्जुन सक्सेना, मैं अब भी यही कहता हूँ। मैं आपकी पसंद का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर किसी दिन आप थक जाएं और घर बसाना चाहें तो हमारे कलेक्शन के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। तीनों बाहर लाउंज में आए और फैन वेनहुआ का ड्राइवर हाथ में एक उत्तम उपहार बॉक्स लेकर अंदर आया। फैन वेनहुआ ने उपहार बॉक्स लिया और उसे अर्जुन सक्सेना के सामने रख दिया। अर्जुन सक्सेना, आज आपकी बदौलत हम अपने देश का सामान इतनी आसानी से वापस पा सके। ये हमारे कलेक्शन हॉल द्वारा आपके लिए तैयार किया गया एक छोटा सा तोहफा है। अर्जुन सक्सेना ने कहा, राष्ट्रपति को इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। ड्रैगन किंगडम का सदस्य होने के नाते मैं नहीं चाहता कि हमारे देश की चीज़ें छूट जाएं। मुझे पता है तुम एक अच्छे देशभक्त लड़के हो, लेकिन यह उपहार हमारे संग्रह का एक छोटा सा विचार मात्र है। पिछली बार जब मैं तुम्हारे घर गया था तब मुझे इसका ख्याल आया था। तुम इसे खोलो और मुझे विश्वास है कि इसे पढ़ने के बाद तुम्हें ज़रूर अच्छा लगेगा। स्वीकार है, फैन वेनहुआ ने कहा। अर्जुन सक्सेना ने अपने सामने उपहार बॉक्स खोला। अंदर 3 छोटे बक्से थे। उसने तीनों बक्से खोले और प्रत्येक बॉक्स में एक सुनहरा बछड़ा निकला। इसके अलावा तीनों बछड़ों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। पहले डिब्बे में बछड़े की बाहों में एक बड़ा सा सोने का पिंड है और उस पर तांबे के सिक्कों की आकृति भी उकेरी गई है। दूसरे बक्से में बछड़े के मुंह में एक खुरमा था और उसकी पीठ पर एक छोटी टोकरी थी जो खुरमा से भरी हुई थी। तीसरा बक्सा एक बहुत ही दबंग गाय है। उसने कवच पहन रखा था और वह किसी प्राचीन जानवर जैसा दिख रहा था। फैन वेनहुआ ने अपने बगल में परिचय देते हुए कहा, यह इस वर्ष राष्ट्रीय संग्रह संग्रहालय और लोनबू गोल्ड के बीच एक संयुक्त सहयोग है। प्रत्येक बछड़े की डिज़ाइन शैली का एक स्रोत है और ये तीनों हमारे संग्रह द्वारा एकत्रित प्राचीन वस्तुएं हैं। डिज़ाइन किया गया। पिछली बार जब मैं आपके घर गया था तो मैंने आपके 3 प्यारे बच्चों को देखा था। मुझे लगा कि यह तोहफा आपके लिए बिल्कुल सही होगा। आपके तीनों बच्चे बैल के वर्ष में पैदा हुए थे। यह उपहार वास्तव में अर्जुन सक्सेना के दिल को छू गया। शिशुओं के लिए कुछ और यह इतना अभिनव था कि वे इसे स्वीकार कैसे न कर सकते थे। धन्यवाद मिस्टर फैन, तो मैं यह उपहार स्वीकार करूंगा। वे तीनों कुछ देर तक प्रतीक्षा करते रहे। अंतिम संक्षिप्त साक्षात्कार समाप्त हो गया और वे सभी एक साथ बाहर चले गए। ली हेताई अभी अर्जुन सक्सेना से बात कर रहे थे। ये पहली बार है जब उन्होंने किसी युवा से बात की है। सामने वाले का ज्ञान भंडार उनकी कल्पना से परे है। अर्जुन सक्सेना से बात करते हुए उन्हें और भी ज्यादा शिक्षण के लिए छात्रों जैसा महसूस हो रहा है। मिस्टर किन, बस अब शाम होने वाली है, चलो साथ में खाना खाते हैं, बस अभी बात जारी रखते हैं। ली हेताई ने उत्साहित होकर कहा। अर्जुन सक्सेना थोड़ा शर्मिंदा दिखे। उनके बगल में फैन वेनहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, ओल्ड ली, आप खुद एक वर्कहॉलिक हैं और आप हर किसी के साथ अपने जैसा व्यवहार नहीं कर सकते।
आज 31 तारीख है, कल नया साल है। श्री सक्सेना इस बार अपने परिवार के साथ सान्या में छुट्टियां मनाने आए हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरा परिवार मिलकर नया साल मनाए। मुझे पता है आप मिस्टर सक्सेना की प्रतिभा की कद्र करते हैं, लेकिन बातचीत के बाद भी एक मौका है। इतने महत्वपूर्ण दिन पर हम दोनों बुजुर्गों को उनके पारिवारिक मिलन समारोह में खलल नहीं डालना चाहिए। ली हेताई ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ, आज नए साल की पूर्व संध्या का बड़ा दिन है। अभी अभी मिस्टर सक्सेना से बातें करके इतना मज़ा आया कि मैं भूल ही गया। मिस्टर किन, आप बहुत अच्छे हैं। इतनी कम उम्र में ही आप इतने प्रतिभाशाली हैं और आपके पास बहुत ज्ञान है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने अच्छे इंसान होंगे और अपने परिवार की परवाह करते होंगे। आप मुझे, बॉस को, उनकी प्रशंसा करने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए अभी बात जारी रखते हैं। मिस्टर फैन और मैं तुम्हें वापस भेज देंगे। तुम और तुम्हारा परिवार मिलकर नए साल का जश्न मनाएंगे। रास्ते में हम थोड़ी देर बातें कर सकते हैं। ली हेताई अर्जुन सक्सेना से अलग होने के लिए बहुत अनिच्छुक थे, इसलिए उन्होंने अर्जुन सक्सेना को खुद वापस भेजने का प्रस्ताव रखा। पहले वे दोनों एक कार चलाते थे और एक ड्राइवर भी साथ रखते थे। बस किसी भी ड्राइवर से अर्जुन सक्सेना को वापस लाने के लिए कहिए। दोनों दिन को खुद आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ली हेताई कुछ देर के लिए अर्जुन सक्सेना के साथ बातचीत करना चाहते थे, इसलिए वे अर्जुन सक्सेना की कार में बैठ गए और फैन वेनहुआ भी कार में बैठ गए, ठीक वैसे ही जैसे वे आए थे। रास्ते में ली हेताई और अर्जुन सक्सेना खूब खुश होकर बातें करते रहे। बस से उतरते समय ली हेताई अभी भी अलग होने को तैयार नहीं थे और उन्होंने अर्जुन सक्सेना को खुद विला के दरवाजे तक भेजा। जब अर्जुन सक्सेना यार्ड में दाखिल हुए तो ली हेताई और फैन वेनहुआ कार में वापस आ गए। फैन वेनहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, लाओ ली, लगता है इस बार तुम्हें सचमुच एक पुराना दोस्त मिल गया है। मैंने पहले कभी किसी को तुमसे इतनी अच्छी तरह से बात करते और खुश होते नहीं देखा। ली हेताई ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये किस्मत है? नहीं, ये तो अर्जुन सक्सेना है जो वाकई अच्छा है। मेरा मानना है कि जब तुम और कांग हैपिंग उससे बातें करेंगे तो तुम्हें भी बहुत सहज महसूस होगा और तुम कुछ नया सीख सकोगे। सामाजिक प्रक्रिया में यदि कोई व्यक्ति आपको सहज महसूस कराता है और आप उससे बात कर सकते हैं, तो यह अधिकतर इसलिए होता है क्योंकि दूसरे व्यक्ति की ईक्यू और आईक्यू आपसे अधिक है, इसलिए शब्द आपको अत्यंत सहज और परवाह महसूस करा सकते हैं। बात बस इतनी सी है कि मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि हम 3 अधमरे बूढ़े आदमी ऐसे जवान आदमी से मिल सकेंगे। ली हेताई ने उत्साहित होकर कहा, ओल्ड फैन, मुझे ऐसे उत्कृष्ट युवक अर्जुन सक्सेना से मिलवाने के लिए धन्यवाद। मैं आपको आज रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। चलो अपना आभार दिखाने के लिए एक अच्छा पे लें। फैन वेनहुआ ने हाथ हिलाकर कहा, लाओ ली, चलो अगली बार शाही राजधानी में मेहमानों का स्वागत करते हैं और शराब पीते हैं। मैंने कुछ समय के लिए हवाई जहाज़ बुक कर लिया है और मैं भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नए साल की पूर्व संध्या पर घर आऊँगा। अर्जुन सक्सेना ने दरवाज़ा खोला और अंदर चले गए। पूरा परिवार प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रहा था। घर में स्वागत है, सब ने एक स्वर में कहा। सबके चेहरे खुशी से खिले हुए थे। अनीता सक्सेना गर्व से अपने बेटे को देख रही थीं। इस समय उनका मन कर रहा था कि वे ऊपर जाकर अपने बेटे को गले लगा लें, लेकिन बहू भी तो है, जाहिर है यह अच्छा अवसर बहू के लिए आरक्षित होना चाहिए। अनीता सक्सेना ने अनन्या शर्मा को धीरे से धक्का दिया। अनन्या शर्मा शर्माते हुए आगे बढ़ी और अर्जुन सक्सेना को गले लगा लिया। घर में आपका स्वागत है, अर्जुन सक्सेना। तीनों छोटे बच्चे भी बहुत उत्साहित थे और बड़ों की गोद में वे अपने पिता अर्जुन सक्सेना को पुकारने लगे। कई घंटों तक बेटे बेटियों को न देख पाने के बाद अर्जुन सक्सेना ने अपनी पत्नी को गले लगाया, फिर आगे बढ़कर छोटे बच्चों को गले लगाया। लिविंग रूम में टीवी अभी भी चालू था और लाइव प्रसारण खत्म हो चुका था। अर्जुन सक्सेना अपने नन्हे मुन्नों को गोद में लिए सोफे पर बैठे थे। तीनों नन्हे मुन्नों को अर्जुन सक्सेना से बहुत कुछ कहना था। आरव ने अपने पिता की ओर देखा, उसका छोटा सा हाथ बार बार उधर लगे टीवी की ओर इशारा कर रहा था। उसके बगल में बैठी अनीता सक्सेना ने कहा, अर्जुन सक्सेना, आरव तुम्हें बताना चाहता है कि उसने तुम्हें अभी टीवी पर देखा था। छोटे बच्चे की आंखें बहुत तेज हैं। हम बड़ों ने अभी तक इसे नहीं देखा है। उसने इसे सबसे पहले देखा और पापा को टीवी पर बुलाया। अर्जुन सक्सेना ने अपने बड़े बेटे की ओर देखा और राहत से उसके बड़े सिर को छुआ। बच्चों,
पिताजी को आज आपके लिए एक विशेष उपहार मिला है। उसने उपहार बॉक्स निकाला और घर में मौजूद 3 छोटे बक्से छोटे बच्चों के सामने रख दिए। यहाँ 3 सुनहरे बछड़े के पेंडेंट हैं, आप एक चुन सकते हैं। ये तीनों बछड़े के पेंडेंट लाल रस्सियों से बंधे हैं और इन्हें सीधे शिशुओं के गले में पहनाया जा सकता है। सुनहरा सोना देखकर अनन्या शर्मा ने संदेह से पूछा, अर्जुन सक्सेना, तुम अब भी बच्चों के लिए ये चीजें क्यों खरीदने जा रहे हो? नीलामी में यह नहीं दिखना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पूरा लाइव प्रसारण देखा और अपने सामने 3 सोने के पेंडेंट नहीं देखे। अर्जुन सक्सेना ने अपनी पत्नी का हाथ थामते हुए कहा, मैंने इसे खरीदा नहीं है, यह इस संग्रह के डिप्टी क्यूरेटर श्री फैन वेनहुआ की ओर से एक उपहार है, जो आज हमारे लॉन किंगडम की पुरानी वस्तुओं को वापस लाने के लिए मुझे धन्यवाद देने के लिए है। जब सी फैन हमारे घर आए तो उन्होंने 3 छोटे बच्चों को देखा, इसलिए यह उपहार खास तौर पर उन बच्चों के लिए तैयार किया गया था। सुनने के बाद अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, ओल्ड फैन के पास वाकई दिल है। तीनों बछड़े हैं, हमारा परिवार गायों का बच्चा है और ये तीनों बछड़े अलग हैं। अनन्या शर्मा ने तीनों पेंडेंट को देखकर कहा। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया और कहा, ये कलेक्शन हॉल और आसपास के सोने का एक संयुक्त मॉडल है। हर एक में संदर्भ के रूप में प्राचीन वस्तुएं हैं जो बहुत सार्थक हैं और संग्रह मूल्य रखती हैं। क्या ये जॉइंट मॉडल है? तो फिर यह कलेक्शन के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, अनन्या शर्मा ने कहा। उनके बगल में बैठे सुनील सक्सेना ने भी कहा, कलेक्शन हॉल और लोंगबो गोल्ड के संयुक्त मॉडल का मूल्य भविष्य में निश्चित रूप से बढ़ेगा और इसे शुरुआत में ही बिक्री के हिसाब से बेच दिया जाना चाहिए था। अगर आप इस चीज़ को अच्छी तरह से रखेंगे तो ये भविष्य में निश्चित रूप से मूल्यवान होगी। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, कोई ज़रूरत नहीं, इसे बच्चों के पास ले जाओ, यह मूल रूप से बच्चों के लिए एक उपहार था। प्रशंसा के लिए उनके पास इन 3 छोटी वस्तुओं की भी कमी नहीं है। तीनों नन्हे मुन्नों को अपने सामने रखे उपहार की कीमत का अंदाज़ा नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि यह उनके पिता की ओर से एक नया उपहार है, इसलिए उन्होंने उसे चुन लिया। आरव ने एक नज़र में ही उस विशाल कवचधारी बछड़े को देख लिया। तीनों बच्चों में इकलौता लड़का होने के नाते छोटे बच्चे को हमेशा से ही वह शक्तिशाली और लंबा बछड़ा पसंद था। ये बछड़ा बाकी दोनों बछड़ों से एक पूरा घेरा बनाकर खड़ा था और कवच भी बहुत अच्छा लग रहा था। बिना कुछ सोचे समझे आरव ने बख्तरबंद बछड़े को पकड़ लिया और अर्जुन सक्सेना की ओर खुशी से हाथ हिलाया। अर्जुन सक्सेना ने बछड़े को उठाया और आरव की गर्दन पर रख दिया। छोटा बच्चा नीचे देखे बिना नहीं रह सका। जब उसने अपनी गर्दन के नीचे लटकते हुए शक्तिशाली कवचधारी बछड़े को देखा तो छोटा बच्चा खुशी से मुस्कुराया। केशिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के पिंड के बछड़े को पकड़ लिया। वह जानती थी कि पिंड पैसे का भी प्रतीक है और ये लाल लिफाफों और लाल बैंक नोटों जैसा ही है। नाश्ते के तौर पर आन्या को खुरमा के साथ बछड़ा पसंद है और बछड़े की पीठ पर फलों से भरी एक टोकरी होती है। तीनों छोटे बच्चे अपने पसंदीदा बछड़े के बारे में सोचने लगे। अर्जुन सक्सेना और अन्य लोग उन्हें अपने गले में पहने हुए थे और छोटे बच्चे बहुत खुश थे। माँ और अनीता सक्सेना तीनों छोटे लड़कों की तस्वीरें लेने में व्यस्त थीं। पापा सक्सेना और सुनील सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना को एक तरफ खींच लिया। अर्जुन सक्सेना, आप वाकई कमाल के हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज ये नीलामी इतनी भव्य होगी और आप पहली पंक्ति में वीआईपी सीट पर बैठे हैं और आपके आसपास सभी लोग दीन स्तर के हैं। आपके ससुर जी, मुझे आप पर बहुत गर्व है। सुनील सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा और कहा। पिताजी सक्सेना ने अपने बेटे को देखा और अपनी आंखों में गर्व और गर्व को छिपा नहीं सके। लांग लांग, पिताजी को तुम पर गर्व है। अब पूरी फैक्ट्री के मजदूरों को आप पर गर्व है। अभी अभी लाइव प्रसारण में सीमा जोशी ने फैक्ट्री में प्रोजेक्टर पकड़ा हुआ था और उसे सबको नहीं दिखाया। वहां मौजूद मजदूर बहुत उत्साहित थे। ये सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। उनके मालिक इतने बैल जैसे हैं कि वे ऊर्जा से भरपूर आपके पीछे पीछे चलते हैं। अर्जुन सक्सेना को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, इसलिए वह अपना सिर नीचे करके हंसने से खुद को नहीं रोक सके। इसी समय सैन किन झाई के स्टोर मैनेजर ने फ़ोन किया। बॉस सक्सेना, पता नहीं आज क्या हुआ। अभी अभी अचानक बहुत सारे छात्र स्टोर पर आ गए और साथ ही आसपास के कुछ लोग भी, जिन्होंने हमारे स्टोर का सारा सामान खरीद लिया। ऑनलाइन स्टोर ने मुझे फ़ोन किया। लगता है ऑनलाइन इन्वेंट्री ज़्यादा तेज़ होती है। उन्होंने स्टोर से सामान ऑर्डर करने के लिए फ़ोन किया, लेकिन स्टोर में स्टॉक खत्म था।
स्टोर मैनेजर की बातें सुनकर अर्जुन सक्सेना थोड़ा हैरान हुए। सांकेंझाई की हालिया बिक्री हमेशा अपेक्षाकृत स्थिर रही है। पिछले राष्ट्रीय दिवस की गतिविधियों और स्कूल खुलने पर कार्यक्रमों की एक लहर के प्रभाव को छोड़कर अन्य समय में दैनिक बिक्री समान रही है और ऑनलाइन स्टोर भी सुस्त रहा है। इसलिए जब आप अपनी सूची तैयार करते हैं तो आप आमतौर पर बहुत अधिक तैयारी नहीं करते हैं। आमतौर पर यह पर्याप्त होता है। आज अचानक ये सब क्यों बिक गया? अनन्या शर्मा ने स्टोर मैनेजर की बातें सुनी और धीरे से अर्जुन सक्सेना को एक तरफ खींचकर कहा, अर्जुन सक्सेना, इंटरनेट पर समाचार देखो। अर्जुन सक्सेना ने पहले स्टोर मैनेजर से फ़ोन पर बात की और फिर अपनी पत्नी का मोबाइल फ़ोन लेकर इंटरनेट पर टिप्पणियां और समाचार पढ़ने लगे। ये टिप्पणियां और समाचार वे सभी सूचनाएं हैं जो अभी लाइव प्रसारण में सामने आई और अनन्या शर्मा ने अपने मोबाइल फ़ोन पर उनका स्क्रीनशॉट लिया। ये देखकर कि हर कोई उसके, सांकेंझाई और किन के शैम्पू के बारे में चर्चा कर रहा था, अर्जुन सक्सेना काफ़ी हैरान हुआ। मुझे नीलामी में भाग लेने की उम्मीद नहीं थी और मुझे सचमुच अप्रत्याशित लाभ मिल गया, अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या शर्मा ने उसके पास से धीरे से कहा, अर्जुन सक्सेना, ये सब तुम्हारे संचय का फल है। ये सोना है जो ज़रूर चमकेगा। अब सबको पता है कि तुम महायोग्य हो, इसलिए तुम्हारी रचनाएं भी संग्रह करने लायक हैं। शाम को सब लोग मिलकर खाना बनाते हैं। आज 2021 का आखिरी दिन है। परिवार फिर से एक साथ है। बेशक एक अच्छा पुनर्मिलन वर्ष होना ज़रूरी है। नए साल की पूर्व संध्या के बाद दोनों परिवार केवल दूर से ही वीडियो कॉल कर सकते हैं। माँ ने पकौड़े बनाने का प्रस्ताव रखा। लोंगबुओ की एक प्रामाणिक निवासी होने के नाते उन्हें त्योहारों और नए साल के दौरान और एक और साल मई के साथ पकौड़े बनाना पसंद है। हालांकि यह उत्तर में एक परंपरा है, लेकिन दक्षिण के लोग भी जब बाहर जाते हैं तो यही सोचते हैं। अनीता सक्सेना ने तुरंत सहमति दे दी। आटा गूंथना, आटे की परत को रोल करना, पकौड़ी का भरावन बनाना और पूरे परिवार ने मिलकर काम भेज दिया। अनीता सक्सेना नूडल्स बनाने की जिम्मेदारी संभालती थीं और दोनों पिताओं को त्वचा को रोल करने का काम। जहां तक पकौड़े की भराई का सवाल है तो बेशक ये काम अर्जुन सक्सेना को सौंपा गया था, जो बेहतरीन पाककला कौशल रखते थे, क्योंकि पकौड़े की भराई ही पकौड़ों की गुणवत्ता तय करती थी। इसके बाद पकौड़े बनाने की जिम्मेदारी अनन्या शर्मा और उनकी दो माताओं पर है। पिछली बार मैं घर पर छोटे उपकरण से पकौड़े बनाने में असफल रही थी। इस बार अनन्या शर्मा ने दोनों माताओं का अनुसरण करते हुए हाथ से पकौड़े बनाना सीखा। तीनों छोटे बच्चे भी बेकार नहीं बैठे। उन्होंने मछली पकड़ने के औजार लिए जो अर्जुन सक्सेना ने पिछली बार खरीदे थे और बड़ों को मछली पकड़ना सिखाया। अनीता सक्सेना ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा कि जो मछली दी गई है उससे कुछ देर में पकौड़े बनेंगे और बच्चे बहुत सक्रिय हैं। जब माँ और अन्य लोग पकौड़े बना रहे थे तो आन्या उन्हें मछली देती रही और पकौड़ों में लपेटने देती रही, जिससे बड़े लोग हंसते रहे। पापा सक्सेना बोले, पत्नी, अब इन तीनों नन्हे खजानों को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। देखो, तुमने कहा था कि तुम उनकी पकड़ी हुई मछलियों से पकौड़े बनाओगी। अब बच्चे तुम्हारे लिए पकौड़े ले आए हैं। तुम क्या सोचती हो? अपनी पोती की ईमानदार आंखों को देखकर अनीता सक्सेना थोड़ी असहाय हो गईं, इसलिए उन्हें अपनी पोती के सामने प्लास्टिक की मछली को पकौड़ी में लपेटना पड़ा और पकौड़ी की त्वचा निश्चित रूप से बेकार हो जाएगी। लेकिन आन्या ने देखा कि जो मछलियां उन्होंने पकड़ी थीं, वे असल में पकौड़े बनाने के काम आती थीं। छोटा लड़का इतना खुश हुआ कि उसने अपना सिर घुमाया और फिर से मछली पकड़ने चला गया। छोटे बच्चों के मुंह घुमाने के समय का फ़ायदा उठाते हुए अनीता सक्सेना ने जल्दी से मेज़ से पकौड़ियाँ उठाकर एक तरफ रख दीं। आप इन्हें एक साथ नहीं पका सकते। बाहर बड़े लोग पकौड़े बनाते रहे और अर्जुन सक्सेना रात का खाना बनाने के लिए रसोई में चले गए। रसोई से आती खुशबू ने नए साल के माहौल को तुरंत ताज़ा कर दिया। अनन्या शर्मा ने समय पर नज़र डाली। लगभग 7 बज रहे थे। उसने जल्दी से हाथ धोए, टीवी चालू किया, एक पर सेट किया और आज शाम की खबरों का इंतज़ार करने लगी। जब समाचार में आज की सान्या नीलामी की खबर आई तो अनन्या शर्मा तुरंत रसोई में भागी और अर्जुन सक्सेना को बाहर निकाला। माता पिता ने भी अपना काम छोड़ दिया और पूरा परिवार बैठक कक्ष में इकट्ठा हो गया। लैंग लैंग, नीलामी की खबर बाद में प्रसारित होगी, तब मैं तुमसे मिलूंगी, माँ ने खुश होकर कहा। अर्जुन सक्सेना मुस्कुराए और बोले, माँ, घटनास्थल पर बहुत सारे लोग हैं। शाम के समाचार में शायद 1 या 2 तस्वीरें ही दिखाई जाएंगी और वे मुझे देख भी नहीं पाएंगे।
अनीता सक्सेना ने कहा, आप देख ही रहे हैं अर्जुन सक्सेना, आप पहली पंक्ति में बैठे हैं। इतना कहने के बाद टीवी पर दिखाई गई तस्वीर नीलामी स्थल पर डाल दी गई। पहली तस्वीर जो दिखाई दी वह मंच से ली गई पूरी तस्वीर थी। अर्जुन सक्सेना पहली पंक्ति में बैठे थे और उनकी स्थिति बहुत ही स्पष्ट थी। आरव, आन्या, रिया, देखो टीवी पर पापा आ गए। अनीता सक्सेना ने तीनों नन्हे मुन्नों से उत्साह से कहा। बच्चा टीवी पर चमकती तस्वीरें देख सकता था और उत्साह से ताली बजाता हुआ कुछ देर तक टीवी देखता रहा और उसके पीछे बैठा पिता भी कुछ देर तक लगातार बड़बड़ाता रहा। अर्जुन सक्सेना ने उस छोटे बच्चे के सिर को छुआ और सामने चल रहे शाम के समाचार को देखा। इसके बाद प्रसारण के 1-2 मिनट में कैमरे ने अर्जुन सक्सेना को कई बार शूट किया और उनमें से एक बार तो उनका क्लोज-अप भी हुआ। हालांकि यह सिर्फ 2 सेकंड का क्लोज-अप था, लेकिन इसे आधे घंटे के शाम के समाचार में कैद किया जा सका। 2 सेकंड के क्लोज-अप के लिए ये वाकई कमाल का है। पूरा परिवार इतना उत्साहित था कि अनन्या शर्मा अपने मोबाइल से तस्वीरें लेती रहीं। जब उन्होंने अर्जुन सक्सेना का क्लोज-अप देखा तो उन्होंने उत्साह से स्क्रीन रिकॉर्ड बटन दबा दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे पति को शाम के समाचारों में भी स्थान मिला और अब पूरे देश में लोग इसे देख सकते हैं। जैसे ही नीलामी के बारे में शाम का समाचार प्रसारण समाप्त हुआ, मां का मोबाइल बज उठा। किन मेई का फोन था। पता चला कि रिश्तेदार भी टीवी के सामने पहरा दे रहे थे। रात को समाचार देख रहे रिश्तेदारों को अर्जुन सक्सेना को समाचार में देखकर बहुत खुशी हुई और सभी ने उन्हें बधाई देने के लिए फ़ोन किया। उधर सुनील सक्सेना का मोबाइल भी बज उठा। सुपरिवार के बुजुर्ग और बुढ़िया का वीडियो कॉल था। जैसे ही सुनील सक्सेना ने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से बुजुर्ग महिला ने उत्साहित होकर कहा, योंगशिंग, मैंने अपने पोते को शाम की खबरों में देखा और सब कुछ साफ था। बूढ़े ने उत्साह से अपनी बेट को थपथपाया और खुशी से बोला, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि हमारे पुराने सुपरिवार का कोई सदस्य अभी भी लोंगू की शाम की खबरों में होगा। मेरे पोते पोतियों की काफ़ी तस्वीरें हैं। तुम्हारी माँ और मैंने पड़ोसियों से तुम्हारी मदद करने को कहा है। तस्वीरें लेने के बाद अब हमारे गांव में सभी को पता है कि हमारा पोता पोती शाम की खबरों में है और सभी बहुत ईर्ष्यालु हैं। अर्जुन सक्सेना को अपने रूममेट से स्क्रीनशॉट और संदेश भी मिले। भाई अर्जुन, आप वाकई कमाल के हैं। मैं आपको अपने दिल में बसे शाश्वत देवता कहना चाहूँगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक दिन मैं अपने भाई अर्जुन को लोंगू में शाम की खबरों में देख पाऊंगा। राहुल मेहता इतने उत्साहित थे कि उनके शब्द बेतुके लग रहे थे। विक्रम पटेल, मैंने अपने माता पिता को भी घर पर ही न्यूज़ देखने के लिए खास तौर पर बुलाया था। उन्हें पता था कि न्यूज़ में दिख रहा भाई अर्जुन मेरा रूममेट है। रूममेट, लेकिन उन्हें पता है कि यह रूममेट किन शैम्पू का संस्थापक है। मेरे माता पिता ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा अनुसरण करूं और कड़ी मेहनत करूं। अमित खन्ना, भाई अर्जुन, मुझे तो लग रहा है कि तुम जल्द ही मशहूर हो जाओगे। फिर हम भी तुम्हें फॉलो करेंगे। हाँ। समाचार देखकर अर्जुन सक्सेना हल्के से मुस्कुराए और खाना बनाने के लिए रसोई में चले गए। खबरों में आना तो उनके जीवन का एक छोटा सा किस्सा था। अर्जुन सक्सेना को सबसे ज्यादा अपने परिवार के साथ नए साल की पूर्व संध्या बिताने की चिंता थी। जहां तक खबरों में आई 2 सेकंड की क्लोज-अप तस्वीर की बात है, अर्जुन सक्सेना को लगता है कि भविष्य में उन्हें जरूर कई मौके मिलेंगे। उनके पास सिस्टम है और वो इतनी मेहनत करते हैं कि देर सवेर वो चमकेंगे और ज्यादा शॉट और समय मिलेगा। हालांकि इस घटना की वजह से परिवार के लोग खासे भावुक हो गए थे। दिन के दौरान नए साल की पार्टी का प्रसारण दूसरे लोगों के टीवी पर हो रहा था। सिर्फ अर्जुन सक्सेना के विला का ही आज दोपहर का प्रसारण हुआ। माता पिता को ये देखकर बहुत मजा आया। हालांकि उन्होंने इसे आज दोपहर एक बार देखा था, फिर भी उन्हें इस समय टीवी पर अर्जुन सक्सेना को देखकर बहुत अच्छा और गर्व महसूस हुआ। शाम को अर्जुन सक्सेना पूरे परिवार के साथ समुद्र तट पर गए। नए साल की पूर्व संध्या के कारण समुद्र तट पर आतिशबाजी का शो चल रहा था, जो बहुत ही जीवंत था। 3 छोटे बच्चे बहुत उत्साहित थे, हवा में खूबसूरत बड़ी आतिशबाजी को फूटते हुए देख रहे थे। जिन छोटे बच्चों ने पहली बार आतिशबाजी देखी थी, वे आश्चर्य में अपना मुंह बंद नहीं कर सके।